यूक्रेन युद्ध ने आधुनिक युद्ध की कई पुरानी सच्चाइयों को बदल दिया है। दशकों से हावी हथियार प्रणालियां अब उतनी प्रभावी नहीं रहीं। नई प्रणालियां उन्हें प्रभावी युद्ध साधन के रूप में प्रतिस्थापित कर रही है। ये बदलाव खास तौर पर टैंक के मामले में उल्लेखनीय है, जो हर सेना का मजबूत स्तंभ रहा है और जिसे हर सेना बनाती या खरीदती है। एक ऐसे युग में जहां स्वायत्त प्रणालियां, AI सक्षम लक्ष्य साधना, सर्वव्यापी निगरानी और सटीक हमले का युद्ध प्रमुख होता जा रहा है, टैंक की प्रतिष्ठा को यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में गंभीर झटका लगा है। खासकर छोटे, सस्ते और फुर्तीले हमलावर ड्रोन के व्यापक इस्तेमाल ने टैंकों के कई फायदों को अप्रासंगिक बना दिया है, लेकिन ये सब अब बदलने वाला है। हाल ही में अमेरिका ने एक नया टैंक पेश किया है, जिसे आज के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों को पार करने और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में टैंक की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है एब्राम्स M1E3। तो पेश है इस नवीनतम अमेरिकी बख्तरबंद नवाचार की अंदरूनी कहानी और ये कि क्यों धरती की हर सेना इसे ईर्ष्या से देख रही है। एब्राम्स टैंक कई दशकों से अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक रहा है। मूल रूप से 1980 में सेवा में लाया गया था। इसे बदलती तकनीक और युद्ध क्षेत्र की मांगों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वर्षों से लगातार अपग्रेड और संशोधित किया गया है। वर्तमान संस्करण M1A2 सेट V3, जिसे M1A2C भी कहा जाता है, लगभग 2017 के आसपास सेवा में आना शुरू हुआ था। वह संस्करण साथ ही थोड़ा पुराना M1A2 सेट V2 वर्तमान में नवीनतम आधुनिकीकरण कार्यक्रम से गुजर रहा है। इन टैंकों में ट्रॉफी रेडी सर्वाइवेबिलिटी, इंटीग्रेशन, उन्नत टर्रेट स्टेबलाइजेशन, माउंटेड फैमिली ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, टैबलेट्स, मैप्स जनरेशन टू प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर और भी बहुत कुछ लगाया जा रहा है। ये कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि नया M1E3, जिसे अंततः इनकी जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है, विकसित नहीं हो जाता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, M1E3 इस प्रसिद्ध टैंक के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि इस नए संस्करण को भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में सफल होने के लिए पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया गया है। M1E3 का उद्देश्य यह है कि भारी बख्तरबंद बल युद्ध क्षेत्रों पर कैसे काम करते हैं, इसे फिर से परिभाषित किया जाए, जहां लॉइटरिंग म्यूनिशंस, FPV अटैक ड्रोन, लंबी दूरी की सटीक मार और हवाई निगरानी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसी कारण दुनिया की सेनाएं इन विकासों पर करीब से नजर रखती हैं। सब लोग नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन M1E3 व्यावहारिक समाधान दिखाता है। अब टैंकों की सुरक्षा इन नए खतरों से बढ़ाने के लिए उत्पादन के बाद उन पर जल्दी जल्दी कॉक केज, माइन स्वीपिंग ट्रॉल्स और ड्रोन सिग्नल जैमर जैसे वर्कअराउंड लगाना एक बात है। M1A3 को शुरू से ही ऐसी आधुनिक सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह यूक्रेन के टैंक युद्ध से मिले एक अहम सबक को भी संबोधित करता है। भारी हमेशा बेहतर नहीं होता। भारी प्लेटफॉर्म्स के अपने फायदे जरूर होते हैं। वे मोटे कवच पैकेज और तस्क अर्बन सर्वाइवल किट्स जैसे बड़े मॉड्यूलर एड ऑन को बिना संरचनात्मक मजबूती से समझौता किए समायोजित कर सकते हैं। वे भारी एड ऑन हल्के डिजाइनों की तुलना में गतिज ऊर्जा पेनिट्रेटर्स और रासायनिक ऊर्जा वारहेड्स के खिलाफ काफी अधिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं। एक भारी प्लेटफॉर्म का मतलब यह भी है कि आप उस पर और भी शक्तिशाली हथियार लगा सकते हैं। अतिरिक्त भार इन बड़े कैलिबर गनों की रिकॉइल को बेहतर सोखता है, जिससे तेज फायरिंग में सटीकता बढ़ती है और सूखे हालात में ये श्रेष्ठ रहते हैं। इन फायदों के साथ एक बड़ी कमी भी है, वो है गतिशीलता। पूर्वी यूक्रेन की कीचड़ भरी परिस्थितियों में यूके के भारी चैलेंजर टैंक आसानी से फंस सकते हैं। 70 टन से भारी टैंक आमतौर पर यूरोप या एशिया के नागरिक पुल बिना इंजीनियरिंग सहायता पार नहीं कर सकते। पूर्वी यूरोप और इंडो पैसिफिक में भविष्य के अभियानों की उच्च संभावना को देखते हुए ये कारक लॉजिस्टिक्स को और जटिल बना देते हैं। सबसे भारी मुख्य युद्धक टैंकों में से एक होने के कारण M1A2 सेट V3 उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका बेस वजन लगभग 73.6 शॉर्ट टन है, लेकिन अर्बन सर्वाइवल किट्स और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगने पर
वजन 74 टन से ज्यादा हो जाता है। कुछ पुराने वर्शन में जब आधुनिक कवच, सेंसर और भारी हथियार लगाए जाते हैं तो उनका वजन 80 टन तक भी हो सकता है। इसी वजन श्रेणी में केवल 2 और आधुनिक युद्धक टैंक हैं, ब्रिटिश चैलेंजर 3 और तुर्की का अल्ताय, जिनका वजन क्रमशः 73 और 72 टन है। अधिकांश आधुनिक पश्चिमी टैंक भारीपन में एक स्तर नीचे हैं, जिनका वजन 65 से 67 टन है। उदाहरण के लिए जर्मनी के लेपर्ड का नवीनतम संस्करण 2A7+ लगभग 67 टन वजन का है और इजराइल का मरकावा MK4M लगभग 65 टन वजन का है। आर्मर्ड तकनीक में नवाचार से आधुनिक युद्धक टैंकों की अगली पीढ़ी में हल्के वजन की प्रवृत्ति दिख रही है। दक्षिण कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर लगभग 55 टन वजन का है और चीन का टाइप 99A लगभग 57 टन वजन का है, जो आने वाले फ्रांसीसी लेकलेयर XLR के बराबर है। और M1E3 ने भी लगता है कि उनसे कुछ सीखा है। करीब 60 टन वजन वाला M1E3 पिछले एब्राम्स मॉडलों की अधिकतर गतिशीलता समस्याएं दूर कर सकता है। सेट V3 की तुलना में 21 से 23% वजन में कमी से उम्मीद है कि M1E3 की रणनीतिक गतिशीलता, पुल पार करने की क्षमता और तैनाती में लचीलापन बेहतर होगा। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा, जहां बुनियादी ढांचे, समुद्री परिवहन और फैले द्वीपों पर संचालन अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। यह यूरोप में रणनीतिक गतिशीलता बढ़ाएगा, जिससे टैंक नाटो क्षेत्रों में अधिक पुल पार कर सकेंगे और परिवहन विकल्प बढ़ेंगे। 2 और नई विशेषताएं M1E3 की गतिशीलता को और बढ़ाती है। एक नया हाइब्रिड पावर ट्रेन और सस्पेंशन। नई हल्की ट्रैक्स अमेरिकन राइन मेटल की है और नया हाइड्रोप्नेमेटिक सस्पेंशन सिस्टम हॉर्स्टमैन ग्रुप से माना जाता है। अमेरिका ने पहले एब्राम्स टैंकों पर यह सस्पेंशन टेस्ट किया था, अब इसे M1E3 पर लागू करने का फैसला लिया है। आप शायद समझ सकते हैं क्यों। एक हाइड्रोप्नेमेटिक सस्पेंशन सिस्टम टैंक के हुल को इस तरह ऊपर नीचे करने की सुविधा देता है, जिससे उसकी सर्वाइवलिटी बेहतर हो सकती है और अन्य ऑपरेशनल फायदे भी मिल सकते हैं। सेट V3 के वजन और मूवेबिलिटी की सीमाओं को हल करने के अलावा M1E3 सेट V3 की एक और ऑपरेशनल कमी को भी दूर करता है, जिससे ऑपरेशनल प्लानर्स और पेंटागन अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोनों चिंतित हो जाते हैं। सेट V3 का गैस टरबाइन इंजन इसे ज्यादा फ्यूल खर्चीला बनाता है। M1E3 एक ऐसा समाधान पेश करता है जो उन चिंताओं को दूर कर देता है। एक नया हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। नई प्रोपल्शन कॉन्फ़िगरेशन में एक मॉडिफाइड कैटरपिलर C13D इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन शामिल है, जिसकी पावर 1100 हॉर्स पावर है, जिसे सापा एक्ट 1075 LP ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें 250 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है। इस हाइब्रिड आर्किटेक्चर से ऑपरेशनल रेंज बढ़ने और थर्मल व ध्वनिक संकेतों में काफी कमी आने की उम्मीद है। साथ ही अतिरिक्त ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल पावर, भविष्य के सेंसर, सुरक्षा, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जरूरी ऊर्जा देती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि टैंक भविष्य में भी सक्षम बना रहे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियां लगातार बदलती रहेंगी। नई प्रणाली से मिलने वाली अतिरिक्त गतिशीलता और लचीलापन ऑपरेशन से जुड़े लोगों को जरूर पसंद आएगा और अनुमानित 40 से 50% ईंधन दक्षता में सुधार भी युद्ध विभाग के लेखा अधिकारियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। ये अत्याधुनिक प्रणाली अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण की प्राथमिकताओं को पूरा करती है। ये सिद्धांत युद्ध अभियानों में कम रसद आवश्यकता और बेहतर सहन शक्ति पर जोर देता है, क्योंकि ईंधन काफिले दुश्मन के ड्रोन और हमलों के आसान लक्ष्य बनते हैं। M1E3 की कम ईंधन आवश्यकता, उसकी अतिरिक्त गतिशीलता और लचीलापन इस सोच के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कम वजन और अधिक जटिल प्रणोदन और पावर सिस्टम का मतलब शायद कहीं और समझौता करना पड़ा होगा, खासकर M1A3 की मारक क्षमता और सुरक्षा में, और शायद चालक दल की व्यवस्था में भी। लेकिन फिर से सोचिए, M1A3 मारक क्षमता, सुरक्षा और चालक दल की सुविधा में समझौता नहीं करता, बल्कि इन्हें और बढ़ाता है। एब्राम्स के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव स्वचालित टर्रेट और ऑटो लोडर की शुरुआत है। मुख्य तोप वही
आधुनिकीकृत 120 मिलीमीटर AIM-246 स्मूथ बोर गन प्रतीत होती है, जो ACP V3 और अन्य हालिया एब्राम्स वेरिएंट्स में लगाई गई है। संभवतः इसे कोएक्सियल मशीन गन से जोड़ा जाएगा। दिलचस्प है कि M256 वाला मुख्य टर्रेट एक छोटे द्वितीयक टर्रेट से पूरक है जो उसकी छत पर लगा है। ये द्वितीयक टर्रेट 30 मिमी नॉर्थरोप ग्रुमन M230 LF तोप के साथ है, जो 113 मिमी गोला बारूद के 30 राउंड के लिए चेंबर की गई है। तो वास्तव में M1E3 में 2 टर्रेट है। इसका मतलब ये है कि जहां मुख्य तोप सामान्य टैंक लक्ष्यों, इमारतों, बख्तरबंद गाड़ियों, भारी उपकरणों आदि को निशाना बनाती है, वहीं 30 मिलीमीटर की तोप उन परेशान करने वाले ड्रोन से होने वाले हमलों से निपट सकती है। लेकिन ये M1E3 की केवल कुछ क्षमताएं हैं, इसकी और भी क्षमताएं होंगी। जनवरी में डेट्रॉइट मोटर शो में पेश किए गए शुरुआती प्रोटोटाइप में लियोनार्डो DRS का स्टेबलाइज्ड साइट सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरों का मिश्रण और टावर के ऊपर EOS से रिमोट वेपन स्टेशन RWS लगाया गया था। RWS में 40 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, 7.62 बाई 51 मिलीमीटर मशीन गन और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी हुई थी। M1E3 के हथियार पैकेज में अभी और बढ़ोतरी की जा सकती है, जैसे लोइटरिंग म्यूनिशंस के लिए लॉन्चर जोड़ना। हालिया अमेरिकी सेना की रेंडरिंग में टर्रेट के पीछे की टोकरी में एक संरचना दिखती है, जिसे रक्षा विश्लेषक मार्टिन चोम्स्की का अनुमान है कि यह टोही के लिए बने मानव रहित हवाई वाहन का कंटेनर हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलिट्री शो पर हम बाकी की तरह सिर्फ सुर्खियां नहीं दोहराते, बल्कि आपको सबसे अहम खबरें देते हैं। आवश्यक डेटा और विवरण से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों मायने रखता है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर घटना की जानकारी मिलती रहे। रक्षात्मक हथियारों के मामले में सेना ने सेट V3 की तुलना में एक बड़ा बदलाव किया है, खास तौर पर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम या APS में। APS एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर या ERA जैसी पुरानी टैंक रक्षा तकनीकों की तुलना में एक नया और अहम सुधार है। ये आर्मर टैंक पर चार्ज विस्फोट कर एंटी टैंक रॉकेट्स रोकता था, लेकिन कई बार पास खड़े पैदल सैनिकों के भी नजदीक। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टैंक अब स्मार्ट हथियारों जैसे लेजर गाइडेड ATGM से पहले से कहीं ज्यादा खतरे में हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए APS को डिजाइन किया गया है। S3V3 को इजरायली राफेल ADS ट्रॉफी HV सिस्टम से लेस किया गया है, जबकि उम्मीद है कि M1E3 XM251 आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करेगा। दोनों इजरायली सिस्टम है, पहला राफेल और दूसरा एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित। लेकिन XM251 वास्तव में एल्बिट के मूल M251 का अमेरिकीकरण किया गया संस्करण है। XM251 पहले से ही ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के M2HRE1 वेरिएंट में सेवा में है। यह भी उम्मीद है कि इसे 8x8 स्ट्राइकर, पहिएदार बख्तरबंद वाहनों और ब्रैडली परिवार के संभावित प्रतिस्थापन XM30 में एकीकृत किया जाएगा। तो यह हैरानी की बात नहीं कि आयरन फिस्ट अब हल्के बख्तरबंद वाहनों पर भी लगाया जाएगा। एक भारी मुख्य युद्धक टैंक पर यह अमेरिकी सेना के लिए पहली बार है, जो टैंकों की नई वास्तविकताओं को दिखाता है, जहां उन्हें जीवित रहना और आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों सिस्टम APS में अलग विचारधाराएं दर्शाते हैं, टुकड़ों के बिखराव से खतरे को रोकना और प्रोजेक्टाइल से सटीक अवरोधन। लेकिन सीधे शब्दों में कहे तो ये बहुत अलग अलग मारने के तरीके पेश करते हैं। ट्रॉफी HV एक शॉटगन जैसी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसमें विस्फोटक रूप से बने पेनिट्रेटर या धातु की गोलियां आने वाले खतरे के रास्ते में बिखेर दी जाती है। ये वाहन से 33 से 50 फीट दूर चौड़ा मारक क्षेत्र बनाता है, जो वॉरहेड को प्रभावी रूप से चीर देता है। आयरन फिस्ट एक छोटा काइनेटिक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है, जिसमें छोटी ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड होती है। ये शारीरिक रूप से खतरे का पीछा कर उससे टकराता या पास में फटता है, जो 98 से 164 फीट दूर होता है, जिससे मुकाबला अधिक सटीक होता है। 1870 पाउंड का ट्रॉफी सिस्टम एक बार में 6 इंटरसेप्टर ले जा सकता है। ये ATGM और RPG जैसे खतरों के लिए अनुकूलित है, लेकिन टॉप अटैकर ड्रोन या काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर्स के खिलाफ कम प्रभावी है। काफी हल्का
440 से 550 पाउंड का आयरन फिस्ट अपने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में 4 इंटरसेप्टर ले जाता है। साथ ही इसमें दूसरी पीढ़ी के ATGM के खिलाफ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमिंग सॉफ्ट किल क्षमताएं भी होती हैं। यह टैंक राउंड जैसे KE पेनिट्रेटर्स से निपटने में अनोखी क्षमता रखता है, क्योंकि यह प्रोजेक्टाइल को तेज कोण पर और दूर से मार सकता है। ये इसे ड्रोन के खिलाफ भी प्रभावी बनाता है। M1E3 को KE और ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए अमेरिकी सेना ने बदलाव का फैसला किया। आयरन फिस्ट का हल्का वजन और आसपास की क्षति कम होना टैंक के नए सिद्धांत के लिए उपयुक्त है, जिसमें उसे इन्फेंट्री और ड्रोन के साथ काम करना है। इसकी KE पेनिट्रेटर और ड्रोन रोकने की क्षमता सुरक्षा परत जोड़ती है, जो ट्रॉफी नहीं दे सकता। लेकिन M1E3 की सुरक्षा विशेषताएं सिर्फ नए APS तक ही सीमित नहीं हैं। असल में पिछली अब्राम्स वेरिएंट्स के विपरीत इस टैंक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी सर्वाइवलिटी फीचर्स सीधे वाहन में ही शामिल हो, न कि बाहरी तौर पर लगाए जाने वाले एड ऑन किट्स पर ज्यादा निर्भर रहें। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने भविष्य की सुरक्षा क्षमताओं को हथियार प्रणालियों में ही अंतर्निहित कहा है। ये दिखाता है कि अब सर्वाइवलिटी आर्किटेक्चर सीधे वाहन में डाला जा रहा है, जिसमें एक्टिव प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सिग्नेचर रिडक्शन व एडवांस्ड आर्मर तकनीकें शामिल है। अगर आपको इस बात का कोई सबूत चाहिए कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध से सीखी गई कठिन सीखों को गहराई से अपना रहा है, तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब दूसरा उदाहरण देखिए। इस टैंक को चलाने के लिए जो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जा रहा है वो असली गेमिंग कंट्रोलर जैसा दिखता है या फिर बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। मार्च 2026 में अमेरिकी सेना द्वारा प्रदर्शित M1E3 में फेंटेक गेमिंग कंट्रोलर का उपयोग हुआ था। आखिर एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल गेमिंग कंट्रोलर को ही क्यों चुना गया? कर्नल रायन हॉवेल, जो M1E3 प्रोग्राम के प्रमुख है, मजाक में कहते हैं कि अब एक युवा सैनिक को टैंक चलाना सिखाने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, जबकि पहले इसमें कई दिन या हफ्ते लगते थे। हो सकता है कि उन्होंने ट्रेनिंग के समय को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, लेकिन उन्होंने इसके बाद एक उदाहरण भी दिया, जिससे साफ होता है कि गेमिंग कंट्रोलर वाकई में सीखने की प्रक्रिया को काफी हद तक छोटा कर देता है। एक खास सैनिक के बारे में उन्होंने कहा, जब हम पहली बार उनके साथ क्रूज स्टेशन पर बैठे तब वह पहले ही सेना से बाहर जाने की प्रक्रिया में थे, लेकिन वह हमें अहम डिजाइन फैसलों को आकार देकर हमारी मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर पता होता कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता हूं तो सेना में रहता। इसी कारण यूक्रेन में ड्रोन ऑपरेटर ऑपरेशंस के लिए गेमिंग या गेमिंग जैसे कंट्रोलर का उपयोग करते हैं। दुनिया भर में करीब 3.6 से 3.7 अरब उत्साही गेमर्स के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अब ऑटोमेटेड टरेट्स और यूजर फ्रेंडली कंट्रोल्स फायर की स्पीड व एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, लेकिन M1E3 में सबसे महत्वपूर्ण इनोवेशन शायद ऑटो लोडर का इंट्रोडक्शन है। अमेरिकी या आमतौर पर पश्चिमी टैंकों में ऑटो लोडर दुर्लभ है, जबकि यह सोवियत, रूसी और चीनी टैंकों में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन ये समझना आसान है कि अमेरिका ने M1E3 के लिए ऑटो लोडर क्यों चुना। इसके शामिल होने का मतलब है कि टैंक में एक क्रू मेंबर यानी लोडर कम किया जा सकता है। जहां सेट V3 को 4 क्रू मेंबर चाहिए थे, वहीं M1E3 को सिर्फ 3 की जरूरत है। टैंक के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसका मतलब है एक चीज, ज्यादा जगह, और M1E3 के डिजाइनरों ने इसका इस्तेमाल समझदारी से किया है, जिसमें क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। अब कम सदस्यीय क्रू टैंक के अंदर बख्तरबंद कैप्सूल में बैठती है। ये उनके और गोला बारूद के बीच मजबूत अवरोध बनाता है, जिससे विस्फोटों से अच्छी सुरक्षा मिलती है। रूसी टैंक ऑपरेटर उन्हें यह देखकर जरूर जलन हो रही होगी। एब्राम्स अपने सभी रूपों में हमेशा अपनी मजबूत कवच और चालक बल की उच्च स्तर की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है, खासकर जब इसकी तुलना रूसी टैंकों से की जाती है। ब्लोआउट पैनल्स के बावजूद गोला बारूद फटने से चालक दल को चोट या मौत का खतरा रहता था, लेकिन नई व्यवस्था से ये खतरा लगभग शून्य हो गया है। यानी मान ले कि कवच मजबूत है। इस बिंदु पर जबकि सेना ने पुष्टि की है कि E3 पर कवच का स्तर पहले के M1 टैंकों जैसा ही रहेगा, लेकिन वास्तव में कौन सा विशेष कवच इस्तेमाल किया जाएगा यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। सच ये है कि नए टैंक पर अभी काफी फैसले बाकी है,
क्योंकि ये प्रोटोटाइप चरण में है। सेना को उम्मीद है कि अंतिम संस्करण का उत्पादन अगले साल शुरू होगा। समय सीमा इस पर निर्भर करेगी कि 2027 में शुरू होने वाले ऑपरेशनल यूनिट्स द्वारा प्रोटोटाइप टैंकों का प्रदर्शन कैसा रहता है। फिर भी हम खुशकिस्मत है कि हमें अब इसकी इतनी जानकारी है। जनवरी में डेट्रॉइट ऑटो शो में पहले प्रारंभिक प्रोटोटाइप M118 का आधिकारिक अनावरण कार्यक्रम की मूल समय सीमा से कई साल पहले किया गया था। अब तक जो सामने आया है उससे यह स्पष्ट है कि M118 एक बड़ा ऐलान है। अमेरिका भविष्य के युद्धों में भारी बख्तरबंद वाहनों की प्रासंगिकता बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि कई लोग मुख्य युद्धक टैंक को पुराना मानते हैं। लेकिन मुख्य युद्धक टैंक की अवधारणा को छोड़ने के बजाय सेना अब्राम्स को भविष्य के संघर्ष के माहौल के लिए फिर से डिजाइन कर रही है, जो आज यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों पर सीखे गए कठिन सबकों से आकार ले रहा है। यहाँ जीवित रहने की संभावना पारंपरिक कवच की मोटाई और मारक क्षमता जितनी ही इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, कम दिखाई देना, स्वचालन और गतिशीलता पर निर्भर करती है। M118 में पूरा पैकेज दिखता है, लेकिन क्या यह नई हकीकत के लिए सबसे अच्छा टैंक है? इसका अजेय होना कम संभव है। इंतजार और देखना होगा। अब कुछ भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं, खासकर जब हर जगह ड्रोन है। किसी भी बड़े संघर्ष में प्लेटफॉर्म मानव रहित हवाई प्रणालियों से पूरी तरह नहीं बच सकते। जैमर को फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन और दूसरे तरीकों से चकमा दिया जा सकता है और APS को सिर्फ बड़ी तादाद से भी निष्प्रभावी किया जा सकता है। यूक्रेनी मोर्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिना रिलोड किए आयरन फिश द्वारा छोड़े जा सकने वाले 4 इंटरसेप्टर कम ही लगते हैं, कम से कम कहे तो। जब फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ तो उसने वो भ्रम तोड़ दिया जिसे पुतिन बनाने की कोशिश कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति की धमकियां बेअसर साबित हुईं। फिनलैंड ने पुतिन को चुनौती दी और वही खत्म किया जिसे वे नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति के लिए हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। फिनलैंड ने अभी रूस को एक खतरनाक परमाणु संदेश भेजा है। नेटो गठबंधन अब और मजबूत हो गया है। जहां तक पुतिन की बात है, उन्होंने अभी सीखा है कि जिन परमाणु धमकियों को वो इतनी आसानी से उछालते रहते हैं, उनका मुकाबला एक ऐसी ताकत से किया जा सकता है जो रूस से कहीं ज्यादा बड़ी है। रुकिए, आप पूछ सकते हैं, फिनलैंड के पास परमाणु हथियार नहीं है तो वो रूस के लिए परमाणु खतरा कैसे हो सकता है? अच्छा सवाल है। आप सही हैं, फिनलैंड के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास रूस के साथ 1335 किलोमीटर लंबी सीमा है और वो एक सामूहिक रक्षा संगठन का सदस्य है जो लड़ाई में बहुत सारे परमाणु हथियार लेकर आता है। और यही पुतिन की समस्या है। फिनलैंड नहीं कह रहा कि वो रूस पर परमाणु हमला करेगा, ये कह रहा है कि पहली बार वो अपने क्षेत्र में परमाणु हथियारों को तैनात करने की अनुमति देगा, ताकि अगर पुतिन की धमकियां हकीकत में बदल जाएं तो तुरंत हमला किया जा सके। 17 जून को फिनलैंड के सांसद एक नई कानून पर वोट डालने के लिए बैठे जो सब कुछ बदल देता है, और 125 के मुकाबले 61 मतों से ये वोट पास हो गया। इसका मतलब है कि फिनलैंड ने दशकों पुराना परमाणु हथियार प्रतिबंध हटाया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी सैन्य रुख में सबसे बड़ा बदलाव है। नेटो के साथ गहराता एकीकरण इस फैसले में साफ नजर आता है। लेकिन रूस के लिए इस फैसले से जो बड़ा समस्या पैदा होती है वो ये है कि अब नाटो को आखिरकार रूस की सीमा पर ही परमाणु हथियार तैनात करने का मौका मिल गया है। ये पुतिन का सबसे बुरा सपना है, और ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे फिनलैंड ने हल्के में लिया हो। वोट के बाद एक्स पर फिनलैंड के रक्षा मंत्री अंति हकिनेन ने कहा कि यह कदम काफी समय से तैयार हो रहा था। इस कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय के लिए परमाणु हथियार नीति सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक रही। सालों की पढ़ाई, चर्चा, परमाणु हथियार संपन्न देशों और अन्य सहयोगियों के साथ चर्चाएं और ये आकलन कि नाटो में फिनलैंड की सुरक्षा को सबसे बेहतर तरीके से कैसे मजबूत किया जा सकता है, अंति हक्किनेन ने कहा। उन्होंने इस फैसले को फिनलैंड की सुरक्षा और रूस के खिलाफ व्यापक नाटो रुख के लिए आवश्यक बताया। फिनलैंड का परमाणु प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है। ये फैसला फिनलैंड को पूरे क्षेत्र में परमाणु हथियार प्राप्त करने, ले जाने और उनके आवागमन की अनुमति देता है, जो उसकी वर्षों पुरानी नीति के विपरीत है। यूक्रेन युद्ध से पहले फिनलैंड रूस को नाराज नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो नेटो से बाहर रहा, और यही कारण था कि फिनलैंड की जमीन पर परमाणु हथियारों के बारे में चर्चा तक नहीं हो रही। लेकिन पुतिन के अपने आक्रमण की शुरुआत करने के बाद सब कुछ बदल गया। अब रूस पारंपरिक और परमाणु मोर्चे पर खतरा है। इस बदलाव से फिनलैंड को खुद को ढालना होगा,
नया कानून पारित करना या अधिक सही कहें तो पुराने कानून को पूरी तरह खत्म करना फिनलैंड का 2020 के दशक की सच्चाई स्वीकारने और पुतिन को ये संदेश देने का तरीका है कि सब कुछ उनकी मर्जी से नहीं हो सकता। पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन युद्ध के साथ साथ उससे आगे भी यही है कि रूस को यूरोप के हर उस देश के लिए एक बड़ा खतरा दिखाया जाए जो पुतिन के कहने पर बिना सवाल किए उसकी बात नहीं मानता। यूक्रेन पर हमला चंद पलों में खत्म हो जाना था, जिससे उस खतरे को और मजबूत किया जा सके। कई साल की लड़ाई और पुतिन की धमकियों के नाकाम होने से फिनलैंड की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है, जो अब यहां तक पहुंची है। अब परमाणु हथियारों को फिनलैंड के जरिए ले जाया जा सकता है और इसका मतलब है कि रूस तक परमाणु रास्ता पहले से कहीं ज्यादा छोटा हो गया है। इस फैसले से फिनलैंड के परमाणु हथियारों पर नजरिया बदलता दिखता है। वहां बहुत कम लोग देश में परमाणु हथियार चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फिनलैंड ने वर्षों तक नाटो से दूरी बनाए रखी क्योंकि रूस से सटी सीमा के कारण उसे परमाणु प्रसार का डर था। लेकिन पुतिन की कार्रवाइयों ने फिनलैंड को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जो वो आदर्श दुनिया में कभी नहीं लेता। ये पुतिन के लिए एक और झटका है। डर को फिनलैंड को ऐसा करने से रोकना था। इसके बजाय पुतिन की कार्रवाइयों के कारण फिनलैंड ने नाटो में अपनी अधिकतम भूमिका स्वीकार कर ली है, शायद इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में, और इससे पुतिन की भविष्य में नाटो से निपटने की सभी योजनाएं बदल गई हैं। आइए अब इस सब की असलियत पर नजर डालते हैं। अब फिनलैंड के पास कोई परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है, जिसका संभवतः मतलब है कि उसके पास परमाणु हथियारों को रखने की सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। इस फैसले ने जो संभावना खोली है वो ये है कि परमाणु हथियारों को फिनलैंड की जमीन से होकर ले जाया जा सकता है और संभवतः वहीं से रूस पर दागा भी जा सकता है। रूस से निपटने में नेटो के परमाणु हथियार सबसे बड़ा संतुलनकारी कारक हैं। स्टैटिस्टा के अनुसार नेटो के सहयोगी, जिनमें मूल रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु क्षमता वाले देश हैं, मिलकर 2026 में रूस के खिलाफ 4215 परमाणु हथियार तैनात करेंगे। शीत युद्ध के चरम पर जब परमाणु हथियारों की दौड़ अपने शिखर पर थी, तब ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। 1966 में नेटो सहयोगियों के पास 31,492 परमाणु हथियार थे और रूस के पास भी लगभग इतनी ही संख्या थी। यही वजह है कि फिनलैंड इतने लंबे समय तक नेटो से बाहर रहना चाहता था। रूस के यूक्रेन पर हमले और रूसी धमकियों के चलते कई लोग, जिनमें जर्मनी के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल क्रिश्चियन फ्रॉइडेनथालर भी शामिल हैं, साफ कह रहे हैं कि नेटो को रूस से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अब शीत युद्ध वाला समीकरण लागू नहीं होती। फिनलैंड अब रूस के निशाने से बाहर रहकर न तो तुष्टीकरण कर सकता है और न ही बच सकता है। अब उसे भी अपने निशाने रूस की ओर करने होंगे। ये नया फैसला सबसे सही तरीका है। रूस के लिए इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक और यूरोपीय देश ने अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार तैनात करने की मंजूरी दी है। ये रूस के सबसे नजदीक देश है, खासकर नेटो की रक्षा मुद्रा के लिहाज से। यूके और फ्रांस के पास खुद के परमाणु हथियार हैं। 5 देश अमेरिकी परमाणु हथियार रखते हैं: जर्मनी, बेल्जियम, इटली, तुर्की, नीदरलैंड्स। आर्म्स कंट्रोल सेंटर बताता है कि इन हथियारों में से कोई भी हथियारबंद या विमानों पर तैनात नहीं है। सभी को एयरबेस पर स्थित WS-3 भूमिगत तिजोरियों में रखा गया है और इनमें से किसी को भी अमेरिकी नियंत्रण वाले परमिसिव एक्शन लिंक या पैल कोड के बिना हथियारबंद नहीं किया जा सकता। इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें दोहरी क्षमता वाले नेटो फाइटर जेट्स या बॉम्बर्स में लोड करना पड़ता है और इन सभी के लिए अमेरिका को मंजूरी देनी होती है और पेआल कोड्स भी उपलब्ध कराने होते हैं। इसका मतलब है कि फिनलैंड रूस के लिए तुरंत परमाणु खतरा नहीं है। साथ ही फिनलैंड ने अभी अभी अपने पुराने कानूनों को रद्द किया है। हमें अभी तक नहीं पता कि अमेरिका फिनलैंड के एयरबेस का इस्तेमाल परमाणु हथियारों को रखने के लिए करेगा या नहीं। दूसरी तरफ ये व्यावहारिकताएं भविष्य की समस्याएं हैं। अभी सबसे अहम बात संदेश है। नाटो मजबूत हो रहा है और फिनलैंड इसकी प्रक्रिया के केंद्र में है। अब नेटो गठबंधन में रूस के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश ने कह दिया है कि वो परमाणु हथियारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यही बात पुतिन को डराती है। नेटो से जुड़े हर देश को जो भी धमकी उन्होंने कभी दी थी वो अब उसी पर भारी पड़ रही है और इसका श्रेय गठबंधन के नए सदस्य को जाता है। रूस के राष्ट्रपति के लिए हालात और खराब हो गए हैं क्योंकि फिनलैंड का परमाणु फैसला उनकी एकमात्र समस्या नहीं है। इस फैसले के पीछे बड़ी समस्या ये है कि सोवियत संघ के पतन के बाद से नाटो रूस को पहले से कहीं अधिक गंभीर पारंपरिक और परमाणु खतरे के रूप में ले रहा है। ये रूस के लिए सब बदल देता है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इस तरह की जानकारी और देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिनलैंड का परमाणु फैसला नेटो के बड़े कदम के बाद आया, जिससे पुतिन की चिंता बढ़ी। 8 जून को नेटो ने घोषणा की कि उसने हाई नॉर्थ और आर्कटिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिसमें उसने नवीनतम मल्टीनेशनल फॉरवर्ड लैंड फोर्सेज या FLF का गठन किया है, जो गठबंधन के पास उपलब्ध है। FLF 6 जून से सक्रिय है
और फिनलैंड स्वीडन में तैनात है। स्वीडन फ्रेमवर्क राष्ट्र के रूप में नेतृत्व कर रहा है, जबकि एफएलएफ फिनलैंड नाटो की 9वीं एफएलएफ है। पहली एफएलएफ 2017 में गठित हुई थी ताकि गठबंधन के पूर्वी हिस्से में तैनात हो सके। एफएलएफ बनाने का फैसला 2024 में स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के तुरंत बाद हुआ, इसलिए रूस को पहले से यह जानकारी थी। अब गलत मत समझिए, ये बड़ी सेना नहीं है। नॉर्डिक डिफेंस सेक्टर के अनुसार फिनलैंड में स्वीडिश एफएलएफ बटालियन में 600 सैनिक होंगे, जो रूस के नॉर्डिक क्षेत्र पर आक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुद्दा ये नहीं है। शुरुआत में एफएलएफ फिनलैंड अन्य देशों के योगदान से बढ़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे स्वीडन व फिनलैंड के साथ मिलकर इस फोर्स को विकसित करेंगे। ये 600 सैनिक सिर्फ शुरुआत हैं। एफएलएफ फिनलैंड आगे और ताकत दिखाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एफएलएफ फिनलैंड का मतलब है कि अब नेटो के पास जमीनी सेनाओं को समन्वित करने की क्षमता है, एक ऐसा क्षेत्र जो उन इलाकों की सूची में सबसे ऊपर लगता है जिन्हें रूस आक्रमण करने के लिए चुन सकता है। अगर पुतिन पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठते हैं और ये तय करते हैं कि यूक्रेन में असफलता का मतलब है कि रूस को पूरे यूरोप तक संघर्ष बढ़ाना होगा, कौन जानता है, शायद एफएलएफ फिनलैंड की नई परमाणु नीति के विकास में भी भूमिका निभाए। परमाणु हथियारों के विषय पर वापस आते हुए, फिनलैंड अकेला नहीं है जो पुतिन को यह बता रहा है कि अगर वो आग से खेलना जारी रखते हैं तो उन्हें जलना पड़ेगा। 18 जून को फिनलैंड के नए कानून के कुछ दिन बाद यूके डिफेंस जर्नल ने बताया कि नाटो परमाणु योजना समूह ने मंत्री स्तरीय बयान जारी किया। ये अपने आप में शायद खास ना लगे, लेकिन इस बयान की अहमियत ये है कि यह पहला बयान है जो नेटो परमाणु योजना समूह ने 2007 के बाद जारी किया है, और ये पूरी तरह नेटो की परमाणु क्षमताओं के आधुनिकीकरण और गठबंधन की परमाणु योजना क्षमता को मजबूत करने के बारे में था। समय इतना सटीक है कि यह संयोग नहीं लग सकता। नेटो वही चाकू मरोड़ रहा है जो फिनलैंड ने पुतिन की तरफ घोंपा है। यह बयान नाटकीय नहीं है और इसमें नहीं कहा गया कि नेटो कभी भी रूस पर परमाणु हमला करने को तैयार है। जैसा कि एक अनाम नेटो अधिकारी ने यूके डिफेंस जर्नल को बताया, नेटो ने अब अभियान युद्ध की बजाय यूरो अटलांटिक क्षेत्र में रक्षा और निरोध की सक्रिय नीति अपना ली है। वही अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका इस बदलाव से पूरी तरह सहमत है। अधिकारी ने यह दावा खारिज किया कि अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ब्रुसेल्स बैठक में सिर्फ उद्घाटन भाषण देने आए थे। उन्होंने कहा, अमेरिका नाटो के परमाणु साझेदारी मिशन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अधिकारी का दावा है कि ये फ्रांस और यूके के साथ अपनी परमाणु ताकतों का आधुनिकीकरण कर रहा है। वे कहते हैं कि अमेरिका ने नेटो के बाकी देशों को अपनी परमाणु गारंटी बार बार सुनिश्चित की है, भले ही व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव हों। ये बयान B-52 बॉम्बर फ्लीट में बदलाव की खबरों के बीच आया, जिसमें दावा था कि अमेरिका यूरोपीय नाटो के लिए डीप स्ट्राइक क्षमताएं कम करेगा, जैसे युद्धपोत हटाना और नाटो के F-16 व F-15 ई जेट्स की संख्या 150 से घटाकर 100 करना। हमने पहले समय का जिक्र किया था। यहाँ सिर्फ फिनलैंड के फैसले के साथ समय का मेल ही खास नहीं है। नाटो का नया बयान रूस बेलारूस के 3 दिन के सैन्य अभ्यास के लगभग 1 महीने बाद आया है, और इसमें 64,000 सैनिक, 200 मिसाइल लॉन्चर, 140 से अधिक विमान, 73 युद्धपोत, 13 पनडुब्बियां और 8 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं, जिनमें परमाणु वारहेड लगे थे। NBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य अभ्यास साफ तौर पर परमाणु हथियारों के जरिए धमकी देने की कोशिश थे, जैसा कि रूस पहले भी कई बार कर चुका है, और ऐसे संकेत हैं कि वे सैनिकों को ओरुश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने का प्रशिक्षण देने पर केंद्रित थे, जो कथित तौर पर बेलारूस में तैनात हैं। पुतिन लगातार परमाणु धमकी दे रहे हैं। फिनलैंड और नाटो ने मिलकर रूस के नेता को दिखा दिया कि सिर्फ उनके पास ही धमकी देने के हथियार नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिनलैंड और नेटो ने जो अभी किया है वो ठीक वही हो सकता है जिसकी जरूरत यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस या ECFR ने 17 जून के एक लेख में बताई थी, जिसमें रूस को बम वाला भालू कहा गया था। ECFR का मुख्य तर्क था कि यूरोपीय नाटो को अपनी परमाणु क्षमताओं की कमियों को पूरा करने के लिए और प्रयास चाहिए। लेख का ज्यादातर हिस्सा इस पर था कि यूरोपीय नाटो को अमेरिकी समर्थन के बिना कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप प्रशासन में नाटो को लेकर अमेरिका की स्थिति लगातार अनिश्चित थी। तो शायद हम फिनलैंड ने जो हाल ही में किया उसे एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। अगर अमेरिका फिनलैंड में परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा है। यूके डिफेंस जर्नल से बात करने वाले अधिकारी का रुख अब हकीकत है और रूस के सामने एक बड़ा निवारक खड़ा है। अगर अमेरिका यूरोप से परमाणु हथियार हटाता है तो फिनलैंड, यूके और फ्रांस के परमाणु हथियारों के संभावित ठिकाने के रूप में उपलब्ध है, जिसका मतलब है कि अगर पुतिन पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो रूस के लिए अब भी एक स्पष्ट और मौजूदा खतरा बना रहेगा।
अमेरिकी परमाणु सुरक्षा छाता निकट भविष्य में अपूरणीय है। यूरोपीय देश इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जो इसके प्रतिरोधक प्रभावों के करीब हो, ताकि रूस के नेता अमेरिका को यूरोप की रक्षा छोड़ते हुए देखकर अपनी विजय सिद्धांत, अवधारणाओं और क्षमताओं को लागू करने का मौका न समझें, जैसा कि ECFR ने कहा है। शायद हम ऐसा कुछ बनाने की दिशा में पहला कदम देख रहे हैं जो वर्तमान में अमेरिका द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रतिरोधक प्रभावों की बराबरी कर सके। अमेरिका, और अगर ऐसा है तो फिनलैंड इसके बिल्कुल केंद्र में है। जैसे जैसे हम वीडियो का समापन करते हैं, चलिए फिनलैंड लौटते हैं। हाल के महीनों में फिनलैंड ने अन्य नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर अपनी सीमाओं पर रूसी सैन्य जमावड़े को लेकर जोरदार चिंता जतानी शुरू कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि नई बैरकों और सुविधाओं के साथ ये जमावड़ा रूस को नॉर्डिक और बाल्टिक सीमाओं पर 1,15,000 सैनिक तैनात करने में सक्षम बना सकता है। ये तब हो रहा है जब नेटो के कुछ सदस्य अगले 3 से 5 साल में रूस से युद्ध की संभावना जता रहे हैं, जैसा GIS रिपोर्ट्स में कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि फिनलैंड ने अपना बड़ा परमाणु फैसला बिना किसी वजह के लिए लिया है। उसने ये फैसला आंशिक रूप से इसलिए लिया है क्योंकि रूस साफ दिखा रहा है कि पुतिन कुछ योजना बना रहे हैं। अगर योजना नेटो पर हमला करने की है तो नॉर्डिक और बाल्टिक सीमाओं पर दसियों हजार सैनिकों की तैनाती स्वाभाविक शुरुआत है। फिनलैंड को रूस की इन योजनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। देश का परमाणु निर्णय रक्षा नीति में व्यापक बदलाव का नतीजा है, जिसे फिनलैंड वर्षों से अपना रहा है। लेकिन फिनलैंड ने पिछले कुछ दशकों में रूस के साथ कभी भी लापरवाही से व्यवहार नहीं किया है। हाँ, फिनलैंड नेटो से बाहर था जब तक पुतिन ने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन फिनलैंड रूस के प्रति पूरी तरह तटस्थ भी नहीं था। जैसा कि GIS रिपोर्ट्स में पता चलता है, फिनलैंड उन कुछ यूरोपीय देशों में से एक था जिसने 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। जब दूसरे देश एक नए रूस का स्वागत करने की कोशिश कर रहे थे, जो अब वो बन चुका है जैसा हम आज देखते हैं, फिनलैंड चुपचाप उस लड़ाई की तैयारी कर रहा था जिसे वो हमेशा से आता हुआ महसूस करता था। हम फिनलैंड की सेना में इसकी झलक देखते हैं। हालांकि फिनलैंड की सेना में सिर्फ 24,000 सक्रिय ड्यूटी वाले सैनिक हैं, इसके पास 8,70,000 रिजर्व सैनिक और लगभग 54,000 अर्ध सैनिक बल हैं, जबकि इस देश की कुल आबादी सिर्फ 56 लाख से थोड़ी ज्यादा है। फिनलैंड ने सैनिकों का प्रशिक्षण कभी नहीं रोका। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड को नाटो में जाना पड़ा और इसकी वजह भी समझ आई। अब फिनलैंड अब युद्ध तत्परता की स्थिति के और करीब पहुंच रहा है, तो उसकी 90 के दशक में बेकार मानी गई तैयारी अब काम आ रही है। एस्टोनिया और फिनलैंड की खाड़ी तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं। ये एक ऐसा दबाव है जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। GIS रिपोर्ट के अनुसार, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, FLF की संख्या 6,000 सैनिकों तक बढ़ सकती है। ये नेटो समर्थित नॉर्डिक वायु शक्ति के साथ मिलकर रूसी पहुंच को फिनलैंड की खाड़ी तक रोकने के लिए जरूरी वायु श्रेष्ठता देगा, और अब परमाणु हथियारों को फिनलैंड के माध्यम से ले जाने की अनुमति है। इसका मतलब है कि पुतिन के लिए फिनलैंड एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या यहां से और भी बड़ी होने वाली है। अब परमाणु हथियार भी बाकी सभी तैयारियों के साथ हैं। कल फिनलैंड और मजबूत होगा। जून की शुरुआत में संसदीय रक्षा समिति ने रक्षा खर्च को मौजूदा 8.8 अरब डॉलर से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब इसे 2029 तक बढ़ाकर 16 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक करने का प्रस्ताव है, और फिर 2036 तक खर्च को लगभग 17.2 अरब डॉलर पर बनाए रखना है। उस प्रस्ताव को अब तक स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ये फिनलैंड के लोगों की रूस के प्रति मौजूदा भावना दिखाता है। पुतिन एक खतरा है। उस खतरे के प्रति फिनलैंड की प्रतिक्रिया डरने की नहीं रही है। फिनलैंड ने पुतिन को दिखाया कि रूस फिनलैंड को डराकर पीछे नहीं हटा सकता। ये रुख और मजबूत होगा, सैन्य खर्च बढ़ेगा। अगर नाटो फिनलैंड के परमाणु फैसले का पूरा फायदा उठाए तो रूस के लिए ये सोवियत संघ के पतन के बाद सबसे घातक प्रतिरोध बनेगा। यूक्रेन में युद्ध 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे खूनी संघर्ष है। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ इंसान ही नहीं, मशीनें भी खोई हैं, खासकर रूसी टैंक। यहाँ जो आंकड़े हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा असमंजस भी है, क्योंकि स्रोत अलग अलग है। ऑरिक्स, एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट, सबसे भरोसेमंद आंकड़े देता है और सिर्फ वही नुकसान गिनता है जिन्हें फोटो या वीडियो से सत्यापित किया जा सके। इस तरह ओरिक्स ने फरवरी 2022 से जून 2026 के बीच लगभग 4,400 रूसी टैंकों के नष्ट, क्षतिग्रस्त, छोड़े जाने या कब्जा किए जाने की पुष्टि की है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस लगातार नए टैंक बना रहा है, और कुछ स्रोतों के अनुसार वह अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले की तुलना में अब सक्रिय सेवा में अधिक टैंक रखने के कगार पर हो सकता है। ये कुछ ऐसा लगता है जिससे कीव को घबराहट होनी चाहिए, लेकिन उस बढ़ते बेड़े के पीछे छुपा गंदा सच ये है
कि रूस मुश्किल से ही उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। मॉस्को जब बख्तरबंद ताकत फिर से बना रहा था, तब यूक्रेन ने टैंक नष्ट करने से भी ज्यादा विनाशकारी काम चुपचाप किया। यूक्रेन ने युद्ध के मैदान को बदल दिया और मुख्य युद्धक टैंक, जो एक सदी तक जमीनी युद्ध में हावी था, अब लगभग बोझ बन गया। तुलना करें तो यूक्रेन के पुष्टि किए गए टैंक नुकसान लगभग 1400 है और ओरिक्स खुद मानता है कि यह अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम संख्या है, क्योंकि एक बार फिर यह केवल उन्हीं नुकसानों को गिनता है जिन्हें वह फोटो या वीडियो के साथ सत्यापित कर सकता है। इसलिए नष्ट वाहनों की संख्या रिकॉर्ड से अधिक हो सकती है। एक द्वितीयक संकलक का सुझाव है कि ये आंकड़े केवल वास्तविक रूसी टैंक नुकसान का 50 से 70% ही दिखाते हैं, जिसका मतलब है कि असली संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, संभवतः 6300 से 8800 टैंकों के बीच। यूक्रेनी जनरल स्टाफ अपनी ओर से 10,000 से अधिक का आंकड़ा बताता है। हालांकि यह संख्या वास्तविकता के करीब हो सकती है, लेकिन यह उस सरकार से आ रही है जिसे अपने दुश्मनों की नष्ट मशीनों से लाभ होता है, इसलिए इसे अधिकतम सीमा के रूप में लें। लेकिन आप चाहे जो भी आंकड़े लें, कम से कम रूस ने अपने युद्ध से पहले के पूरे सक्रिय टैंक बेड़े के बराबर टैंक खो दिए हैं और संभवतः ये संख्या उससे लगभग दोगुनी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार युद्ध शुरू होने पर रूस के पास करीब 3000 टैंक सक्रिय और 3 गुना टैंक भंडारण में थे और संस्थान ने गणना की कि सिर्फ पहले 13 महीनों की लड़ाई में, यानी फरवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच, रूस ने उन सक्रिय टैंकों में से लगभग 1900 टैंक खो दिए। सिर्फ एक साल से थोड़ा ज्यादा समय में आधे से ज्यादा सक्रिय टैंक बेड़े खत्म हो गए थे। आधुनिक युग में किसी भी सेना ने इतनी तेजी से अपने बख्तरबंद वाहन नहीं गंवाए हैं। तो आखिरकार ये सब होने के बाद भी रूस कैसे अब उतने से ज्यादा टैंक मैदान में उतारने जा रहा है जितने उसके पास शुरू में थे? इसका जवाब उसी भंडारण में है जिसका हमने जिक्र किया था, जहां सोवियत संघ के समय के टैंक रखे हैं और बस कभी कभार रखरखाव के साथ छोड़ दिए जाते थे। IISS के मुताबिक रिजर्व में करीब 9000 टैंक हो सकते हैं। कुछ स्रोतों ने इसे 5 अंकों तक बताया। एक ओसेंट शोधकर्ता जॉन पी ने टैंक यार्ड्स की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके एक अपेक्षाकृत कम संख्या 7342 टैंकों की गिनती की और जब 2023 और 2024 में नुकसान बढ़ने लगे तो क्रेमलिन को साधारण गणित में भी दिक्कत होने लगी। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार रूस का एकमात्र नया टैंक बनाने वाला कारखाना निजनी तागिल स्थित उरल व गोंजावोद साल में सिर्फ करीब 250 T90M टैंक बना सकता है। ओम्स प्लांट और 150 T80 BVM बना सकता है, जो एक पुराने मॉडल का आधुनिक संस्करण है। साल में सिर्फ 400 टैंक बनते हैं, जबकि हर महीने औसतन कम से कम 85 टैंक का नुकसान होता था। इसलिए रूस को सोवियत संघ से मिले पुराने टैंकों के कब्रिस्तानों का सहारा लेना पड़ा। फ्रंट पर पहुंचने वाला हर दूसरा तथाकथित नया टैंक असल में नया नहीं था। वह पुराने सोवियत टैंक का एक ढांचा था जिसे भंडारण से निकालकर उसके हिस्से उतारे गए, फिर नई ऑप्टिक्स, रेडियो और किनारों पर रिएक्टिव आर्मर लगाकर दोबारा सेवा में लगा दिया गया। लेकिन यहीं पर बात लगभग हास्यास्पद हो जाती है और आप देख सकते हैं कि रूसी उद्योग ऐसे काम कर रहा है जो लगभग पुरातत्व जैसा है। जैसे जैसे रूस ने आसान विकल्पों पर काम किया, आखिरकार वो यार्ड में पड़े पुराने टैंकों तक पहुंच गया, जिनमें लगभग 1000 T72A थे, जो 1970 के दशक की शुरुआत के हैं। ये मशीनें इतनी जर्जर हो चुकी थी कि उनके इंजनों को मृत मान लिया गया था। तो सितंबर 2024 में एक उद्योग प्रतिनिधि ने राज्य ड्यूमा की रक्षा समिति को बताया कि रूसी उद्योग ने एक तथाकथित नया पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। इन 45 टन के टैंकों को चलाने वाले पुराने इंजनों को लेकर उन्हें नए आंतरिक पुर्जों के साथ फिर से बनाया जा रहा है। मूल रूप से उन इंजनों को फिर से जीवित किया जा रहा है जिन्हें कबाड़ मानकर छोड़ दिया गया था। इस कार्यक्रम से केवल करीब 100 इंजन बनने की उम्मीद थी, जो संग्रहित T72A टैंकों के लगभग 10% के लिए ही पर्याप्त थे। दिसंबर 2024 में रूस ने लेनिनग्राद ओब्लास्ट के किंग्यसेव मशीन बिल्डिंग प्लांट को T72A में फिट होने वाले एक अलग, ज्यादा शक्तिशाली इंजन को फिर से तैयार करने का अनुबंध दिया। रूस 50 साल पुराने टैंकों को फिर से चलाने के लिए बंद इंजनों को चालू करने की पूरी औद्योगिक कोशिश में जुट गया। नई पुर्जों के साथ 1970 के दशक का T72A कुछ हद तक एक आधुनिक T72B3M जैसा बनाया जा सकता है।
हालांकि उसकी सुरक्षा कभी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। विश्लेषक ज़ोम्पी ज़ोम्पिया ने कहा कि इसी पल उन्हें यकीन हुआ कि रूस अपनी लगभग पूरी संग्रहित टैंक फ्लीट को बहाल करना चाहता है, जो पूरी तरह जंग ना लगी हो। तो टैंकों का हिसाब लगाते हैं, क्योंकि यही कहानी की रीढ़ है। रूस के पास शुरू में करीब 3000 सक्रिय टैंक थे। उसने पुष्टि किए गए लगभग 4400 टैंक खो दिए और यह संख्या लगभग 6000 तक हो सकती है। नई उत्पादन प्रक्रिया में 2 सबसे आधुनिक मॉडलों में लगभग 1600 टैंक जोड़े गए हैं। भंडारण से निकले करीब 5000 इस्तेमाल लायक टैंक ढांचे मिल सकते थे। अगर आप लगभग 2100 टैंक घटा दें जो पूरी तरह जंग लगे या पुराने T-64 परिवार के थे। जब आप ये सब जोड़ते हैं तो रूसी जमीनी सेना के पास नुकसान की न्यूनतम सीमा के आधार पर लगभग 3600 से 5200 टैंक हो सकते हैं। यह आंकड़ा शुरुआती ताकत से करीब दोगुना है। कागजों पर रूस ने अपनी बख्तरबंद सेना को फिर से बना और बड़ा किया है, लेकिन वही सेना अब तेजी से मुख्य रूप से संग्रहालय की चीजों से बनी हुई है। समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें देखना होगा कि इस बेड़े में कौन से टैंक हैं, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। रूस की टैंक श्रृंखला से पता चलता है कि उसकी सेना दस्ते पूरे रखने के लिए पुराने टैंक भी इस्तेमाल कर रही है। अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टैंक T-72 से शुरुआत करते हैं। 1972 में सोवियत फैक्ट्रियों से निकला T-72 एक सस्ता, साधारण, मजबूत और दसियों हजार की संख्या में बनने वाला टैंक था, जिसे बख्तरबंद गाड़ियों की दुनिया का AK-47 कहा जाता है। यह टैंक दोनों पक्षों में सबसे आम है, क्योंकि यूक्रेन को भी इनमें से कई विरासत में मिले थे। आधुनिक रूसी फ्रंटलाइन वर्जन T-72B3 और अपग्रेडेड T-72B3M है, जिनमें बेहतर फायर कंट्रोल और रिएक्टिव आर्मर है। लेकिन T-72 वही टैंक है जो विनाशकारी तबाही के लिए एक वैश्विक मीम बन गया। ओरिक्स की विजुअल गिनती के अनुसार रूस ने करीब 1800 T-72 टैंक खोए हैं, जो किसी भी अन्य प्रकार से ज्यादा है। इसका कारण टैंक के डिजाइन में छुपा है, जिस पर हम बाद में लौटेंगे जब बाकी प्रकारों की चर्चा करेंगे। दूसरा मॉडल T-80 है, जिसे अपनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1976 में पेश हुआ यह दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर बनाया गया गैस टरबाइन इंजन वाला टैंक था। वही सिद्धांत हेलीकॉप्टर या जेट में भी है। यह अपने आकार के हिसाब से तेज और शांत था। खुले मैदान में 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता था। सोवियत संघ और बाद में रूसियों ने ऐसे लगभग 5400 से 5500 टैंक बनाए, जिनका उत्पादन 2001 तक जारी रहा। यूक्रेन में T-80 को लगातार खत्म किया गया है। दिसंबर 2024 तक खुले स्रोतों के आकलनों ने कम से कम 1000 T-80 के नष्ट, क्षतिग्रस्त, छोड़े या कब्जा होने की पुष्टि की है। और कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि रूस ने अपने पूरे तैनात किए जा सकने वाले T-80 बेड़े को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि इस मजबूत दावे को एक तय तथ्य की बजाय एक अनुमान के रूप में देखा जाना चाहिए। रूसी टिप्पणीकारों के अनुसार मॉस्को ने लगभग 90% उपलब्ध T-80 टैंक तैनात कर दिए हैं। शेष टैंक साइबेरिया के ओम्स्क प्लांट भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें T-80B BM मानक में बदला जा सके। कहा जाता है कि रूसी टैंक चालक दल ने T-80 को एक डरावना उपनाम दिया है, स्टील का ताबूत, क्योंकि उन्होंने कई बार देखा है कि ये टैंक एक ही हिंसक घटना में अपनी टर्रेट खो बैठते हैं। लाइनअप में सबसे ऊपर T-90 है, खासतौर पर इसका आधुनिक वर्जन T-90M प्रेरिफ, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रचार मशीन दुनिया के श्रेष्ठ टैंकों में गिनती है। T-90 खुद T-72 से विकसित हुआ है, लेकिन इसमें कई सुधार किए गए हैं, जैसे बेहतर गन और फायर कंट्रोल सिस्टम, रिलिक्ट रिएक्टिव आर्मर, सोसना यू गनर की साइट और कमांडर की पैनोरामिक साइट, जो इसे पश्चिमी मानकों के करीब लाती है। ये रूस का सबसे अच्छा टैंक है जिससे वो लड़ाई करता है। फिर भी इसकी भारी तबाही से पूरी समस्या सामने आ जाती है। ओरिक्स के जून 2026 के आंकड़े बताते हैं कि 220 से ज्यादा T-90 वेरिएंट खोए गए हैं, जिनमें से 155 T-90M हैं। लेकिन एक अहम जानकारी ये है कि रूस ने युद्ध की शुरुआत 70 से कम T-90M टैंकों के साथ की थी। 52 महीनों में उसने उससे दुगुने से भी ज्यादा टैंक खो दिए हैं। तो पहले जो आंकड़े थे
कि फैक्ट्री एक साल में 250 टैंक बना सकती है, शायद वो प्रचार मशीन का नतीजा है। और फिर जब T-72 का भंडार भी कम होने लगा तो रूस पूरी तरह से बेताब हो गया था। ये 1970 के दशक से भी आगे गया, 1960 के दशक से भी आगे गया और T-62 को बाहर निकाला जो 1961 में सेवा में आया था, और T-55 को, जिसका डिजाइन सीधे युद्ध के बाद के सोवियत टैंक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। ये पुराने टैंक हैं जिनकी बख्तरबंदी पतली, तोपें कम सक्षम और गोला बारूद रखने की व्यवस्था नए टैंकों से भी ज्यादा खतरनाक है। 2020 के दशक में T-55 टैंकों को मोर्चे की ओर बढ़ते देखना कई विश्लेषकों के लिए ये सबसे स्पष्ट संकेत था कि रूस अब अपने भंडार के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुका है और गुणवत्ता के हर लाभ को छोड़कर केवल संख्या के बल पर भरोसा कर रहा है। 1946 का टैंक आज भी मार सकता है, पर आधुनिक युद्ध नहीं जिता सकता। रूस ये जानता है। अब अगर आप ऐसी और भी विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम दुनिया में हो रही हर महत्वपूर्ण घटना पर वीडियो पोस्ट करते हैं। अब ये सब हमें इस पूरी कहानी के मुख्य बिंदु पर ले आता है, वो टैंक जिसे सब कुछ बदलना था लेकिन वो फ्लॉप साबित हुआ, T-14 अर्माटा। 2015 में रूस ने रेड स्क्वायर में अर्माटा की परेड कर क्रांति के रूप में पेश किया था, एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक जिसमें बिना चालक टर्रेट, सुरक्षित क्रू कैप्सूल और मिसाइलों को हवा में मारने वाली सक्रिय सुरक्षा प्रणाली थी। एक ऐसा डिजाइन जो पश्चिमी समकालीन टैंकों को हराने के लिए बना था। लेकिन 21वीं सदी के सबसे बड़े टैंक युद्ध में, जहां रूस को 1946 की मशीनें तैनात करने की भी मजबूरी हो गई, वहां आर्माटा लगभग पूरी तरह से नदारद रहा है। ये 2023 में थोड़े समय के लिए और बहुत सावधानी से सामने आया था। बताया जाता है कि इसे केवल पीछे से अप्रत्यक्ष फायरिंग की भूमिका में इस्तेमाल किया गया और 1 महीने के भीतर ही इसे वापस ले लिया गया। आधिकारिक वजह दी गई कि आर्माटा महंगा है और सस्ते वाहन बड़ी संख्या में खरीदना बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार यूनिट लागत 5 से 9 मिलियन डॉलर है, जो T-72, T-80 या T-90 से अधिक है, और यह नया प्लेटफॉर्म मौजूदा उत्पादन लाइनों का उपयोग नहीं कर सकता था। आर्माटा को परेड की दिखावटी चीज कहकर मजाक बनाना आसान है, लेकिन एक और अहम तर्क है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ मायनों में T-14 डिजाइन की विफलता नहीं बल्कि समय का शिकार है। एक बेहतरीन टैंक जिसे ऐसे युद्ध में उतारा गया जहां बेहतरीन टैंकों को इनाम नहीं मिलता। आज जब $1000 का ड्रोन कई मिलियन डॉलर के वाहन को निष्क्रिय कर सकता है, तो एक ही टैंक पर इतने मिलियन डॉलर लगाना आत्मघाती है। यही हमें मुद्दे के मूल बिंदु पर लाता है। हमने साबित किया है कि रूस ने ज्यादातर सोवियत युग के टैंकों का एक विशाल बेड़ा फिर से तैयार किया है। तो आखिर ये सारे टैंक इतनी बुरी तरह क्यों फेल हो गए? इसका जवाब 3 अलग अलग स्तरों में मिलता है। पहला स्तर T-72 डिजाइन की कमजोरी से जुड़ा है, जो वीडियो में बार बार दिखती है, चाहे आपको ये न पता हो कि कहां देखना है। रूसी टैंक पर हमला होते ही चमक दिखती है और टर्रेट दर्जनों फीट ऊपर उछल जाता है। सैनिक और विश्लेषक इसे जैक इन द बॉक्स इफेक्ट या टर्रेट टॉस कहते हैं। ये टैंक की मूल इंजीनियरिंग की खासियत है। रूसी T-72, T-80 और T-90 टैंकों में ऑटोमेटिक लोडर होने से 3 लोगों की छोटी टीम चलाती है और इनका आकार नीचा रहता है, जिससे इन्हें निशाना बनाना कठिन होता है। ऑटो लोडर चलाने के लिए टैंक अपने लगभग 20 तैयार गोला बारूद टॉरेट के बेस में कैरोसेल रिंग में रखता है, जो वाहन के बीच क्रू कंपार्टमेंट के चारों ओर होती है। रिंग तक कवच भेदी वार पहुंचने पर सिर्फ एक प्रोपेलेंट चार्ज भी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिससे पूरा गोला बारूद फट जाता है। दबाव के पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, जिससे टॉरेट पूरी तरह से उड़ जाता है। पश्चिमी टैंकों के साथ तुलना ही असली समझौते को उजागर करती है। अमेरिकी M1 एब्रेम्स टैंक में गोला बारूद टॉरेट के पिछले हिस्से के अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है, जिसे बख्तरबंद दरवाजे से क्रू से अलग किया गया होता है और जिसमें ब्लोआउट पैनल लगे होते हैं। अगर गोला बारूद पर हमला हो तो ये पैनल विस्फोट को ऊपर बाहर निकालकर क्रू कंपार्टमेंट को सुरक्षित रखते हैं। क्रू ऐसे गोला बारूद में लगी आग से बच सकते हैं और बच चुके हैं, जिससे रूसी क्रू तुरंत नष्ट हो जाता। अब सोवियत डिजाइनर मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर एक विकल्प चुना जिसमें उन्होंने एक छोटे
हल्के सस्ते टैंक के बदले एक विनाशकारी विफलता की संभावना को स्वीकार किया, जो बड़े पैमाने पर बनाना आसान था, रेल द्वारा ले जाना आसान था और युद्ध के मैदान में छुपाना भी आसान था। सोवियत योजनाकारों ने जिस तेज महाद्वीपीय युद्ध की कल्पना की थी, उसमें टैंकों की संख्या को उनकी टिकाऊपन से ज्यादा अहमियत दी गई। यह एक तर्कसंगत समझौता था। समस्या यह है कि ये वह युद्ध नहीं है। इतिहास की सबसे ज्यादा निगरानी वाली अग्रिम पंक्तियों में टैंक के ऊपर दर्जनों ड्रोन मंडराते हैं, जिससे वह कमजोरी अचानक कभी कभार लगने वाले वार से बदलकर जानबूझकर साधा गया निशाना बन जाती है। विफलता की दूसरी परत टैंकों से नहीं बल्कि रूस द्वारा उनके इस्तेमाल से जुड़ी है। यह सबसे स्पष्ट केस स्टडी कीव पर शुरुआती हमला है। रूस ने लंबी बख्तरबंद टुकड़ियां राजधानी की ओर आसानी से भापे जा सकने वाले राजमार्गों पर भेजी, और ये टुकड़ियां लगातार ईंधन की कमी और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पैदल सेना की कमी से जूझ रही थीं। एक टैंक अपनी सारी बख्तरबंदी और मारक क्षमता के बावजूद नजदीक की दूरी पर लगभग अंधा और बहरा होता है। इसमें देखने की क्षमता किनारों और पीछे बहुत खराब होती है, जिससे जंगलों, कस्बों और गांवों में ये जो कोई भी इसके पास आ सके उसके लिए बेहद असुरक्षित होता है। स्क्रीनिंग इन्फेंट्री घात लगाकर बैठे हमलावरों को वार करने से पहले ढूंढकर बाहर निकालती है। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने इसे 1973 के योम किप्पुर युद्ध से जोड़ा था। जैसे मिस्र और सीरिया की इन्फेंट्री ने तार निर्देशित सैगर मिसाइलों से बिना समर्थन वाले इजरायली टैंक नष्ट किए थे। 2022 में आधुनिक एंटी टैंक मिसाइलों और ड्रोन से लैस यूक्रेनी हल्की इन्फेंट्री की छोटी छिपी टीमों ने रूसी टुकड़ियों को निशाना बनाया, जिन्हें वैसे आगे बढ़ने का कोई तुक नहीं था। टुकड़ियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आसपास की जमीन कीचड़ भरी और पार करना मुश्किल हो गई थी। इसका उदाहरण 35 मील लंबी काफिले की तस्वीरें हैं, जो कीव के उत्तर में ट्रैफिक जाम में फंसी थीं। रूस ने लंबी लड़ाई की तैयारी नहीं की थी, इसलिए उनका ईंधन खत्म हो गया। ये घमंड का एक सबक था, जो 35 मील लंबी घिरी हुई टैंकों की काफिले की तस्वीर से मिला। तीसरी परत है हथियारों की। अगर आपने युद्ध की शुरुआत में ध्यान दिया हो तो टैंकों को अमेरिकी जैवलिन और ब्रिटिश NLAW द्वारा रोका गया था। ये कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले मिसाइल है, जो यूक्रेनी प्रतिरोध के वायरल प्रतीक बन गए। यूक्रेन ने अपना खुद का लेजर गाइडेड स्टुगना P भी तैनात किया था, लेकिन 2025 तक कुछ यूक्रेनी और स्वतंत्र आकलनों ने रूसी टैंक नुकसान के लगभग 65% का श्रेय ड्रोन को दिया। इसी ड्रोन शब्द पर पूरी कहानी आधारित है। यूक्रेन की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के अनुसार देश की रक्षा उद्योग 2026 तक सालाना 80 लाख से अधिक FPV ड्रोन बनाने की क्षमता तक पहुंच गई थी। 160 से ज्यादा कंपनियां, बड़े कारखानों से लेकर गैराज स्टार्टअप्स तक। हालांकि यह एक यूक्रेनी स्रोत है, लेकिन सटीक उत्पादन आंकड़ा चाहे जो भी हो, इस स्तर का मतलब है कि अब मोर्चे पर हमेशा के लिए सस्ते उड़ने वाले बमों से भर गया है, जो हर चलती चीज का शिकार करते हैं। अब टैंक को सिर्फ घात लगाने वाली टीम की ही चिंता नहीं रहती। टैंकों के लिए इसके नतीजे बेहद भयावह है। अब उसे हर समय आसमान की चिंता करनी पड़ती है, हर मीटर की हर बढ़त के लिए। पूरे 1100 किलोमीटर की मोर्चा रेखा पर रूस और यूक्रेन ने ड्रोन से लड़ने की कोशिश की, जिससे कुछ मजेदार डिजाइन बने। पहला उपाय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध था, जिसमें जैमर FPV ड्रोन और पायलट के बीच रेडियो लिंक काट देते हैं, जिससे वह सुरक्षित जमीन पर गिर जाता है। यह तरीका तब तक चला जब तक ड्रोन निर्माताओं ने फाइबर ऑप्टिक्स नहीं अपनाया। रेडियो सिग्नल की बजाय ये ड्रोन एक पतली केबल के साथ उड़ते हैं, जो उड़ान के दौरान खुलती है और ड्रोन को पायलट से फिजिकली जोड़ती है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने इसे 2024 के वसंत में इस्तेमाल किया और यूक्रेन ने भी जल्दी ही ऐसे ही ड्रोन तैनात कर दिए। केबलें जल्द ही युद्ध क्षेत्र में बिखर गईं, पेड़ पौधों, इंफ्रास्ट्रक्चर और पक्षियों के घोंसलों में उलझ गईं। लेकिन इसके बावजूद इससे फाइबर ऑप्टिक्स इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 2026 में इसकी कीमतें 250 से 400% तक बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा फेल होने पर रूस ने अतिरिक्त कवच का सहारा लिया। ये 2022 में शुरू हुआ, जिसे सैनिक मजाक में कोप केजेस कहते थे। ये साधारण धातु की सलाखों की संरचनाएं थीं,
जिन्हें टैंक के टर्रेट के ऊपर वेल्ड किया जाता था ताकि छोटे ड्रोन द्वारा गिराए गए ग्रेनेड को पकड़ा जा सके। अप्रैल 2024 की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान पर टर्टल टैंक दिखाई दिए, जिनमें पूरे वाहन को वेल्डेड शीट मेटल के खोल में बंद कर दिया गया था, जिससे टैंक एक कच्चे धातु के डिब्बे के अंदर गायब हो जाता था और सिर्फ उसकी तोप बाहर निकलती थी। 2024 में रूसियों ने खोलों में सैकड़ों मोटी कीलें जोड़ दी ताकि पोर्क्यूपाइन टैंक ड्रोन मुख्य हिस्से तक पहुंचने से पहले ही फंसकर विस्फोट हो जाए। 2025 तक ये कीलें हजारों बारीक धातु के रेशे बन गई जो खोली गई एल्यूमिनियम केबल से बने थे और वाहन पर झबरीले कोट की तरह लटक रही थीं। कुछ पर्यवेक्षकों ने इन्हें शाही जैसा बताया। ये युद्ध में सबसे सुरक्षित टैंकों में थे जो 1 दर्जन FPV ड्रोन को रोक सकते थे, फिर भी ये नष्ट हो रहे थे। अब योजना क्या है? रूस वास्तव में इस विशाल बख्तरबंद भंडार के साथ क्या करना चाहता है जिसे वह तैनात नहीं कर सकता? ईमानदार जवाब यह है कि क्रेमलिन के बाहर कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि रूस लंबी रणनीति अपना रहा है। रूसी कमांडर मानते हैं कि जल्द ही कोई नई काउंटर ड्रोन तकनीक, जैमिंग, इंटरसेप्टर्स या डायरेक्टेड एनर्जी में बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे युद्ध क्षेत्र फिर से तेज, गतिशील और मशीनीकृत युद्ध के लिए खुल जाएगा। और इस बीच वे अपने बख्तरबंद कोर को सुरक्षित और फिर से तैयार कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से सुरक्षित और उस भविष्य के पल के लिए तैयार रख रहे हैं जब टैंक फिर से राज कर सके। एक और भयावह तात्कालिक संभावना और भी सरल है। ये दर्शाता है कि रूसी कमांडर दबाव में इतने हताश हो सकते हैं कि वे टैंकों को फिर से आग में झोंक दे, भले ही परिणाम कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में विशाल पुनर्निर्मित बेड़ा सिर्फ खर्च करने योग्य स्टील है जिसे युद्ध में भारी कीमत पर जमीन पाने के लिए झोंका जाता है। याद रखिए, 2022 के बाद रूस की प्रगति इतनी धीमी हो गई कि 2023 और 2025 के बीच उसने यूक्रेन के केवल लगभग 1.23% क्षेत्र पर ही कब्जा किया। और इसमें एक आखिरी मोड़ भी है। पुनर्निर्मित बेड़ा चाहे जितना भी बड़ा हो, असल में एक बार का सहारा है। रूस ने सोवियत भंडार का उपयोग किया था जो अब लगभग खत्म हो चुका है। जून 2026 में ओपन सोर्स विश्लेषक जॉन पी द्वारा किए गए सैटेलाइट विश्लेषण से पता चला कि रूस ने युद्ध से पहले 7,342 टैंकों का भंडार रखा था, लेकिन अब केवल 2,088 टैंक ही स्टोरेज में बचे हैं और उनमें से भी सिर्फ 851 टैंक ही मरम्मत के लायक हैं। बाकी बचे 1,237 टैंक वास्तव में बेकार इन्वेंट्री हैं। तो रूस ने अपने पूरे शीत युद्ध टैंक भंडार का लगभग 72% खत्म कर दिया है। अगर टैंकों की 90 प्रति माह की हानि जारी रही तो स्टॉक खत्म होने में करीब 9 महीने लगेंगे। अमेरिकी नौसेना दशकों से महासागरों पर राज कर रही है। कम ही लोग असहमत होंगे कि ब्लू वाटर पावर प्रोजेक्शन में यह अब भी सबसे सक्षम नौसैनिक शक्ति है। मध्य पूर्व, कैरेबियन और इंडो पैसिफिक में अपने विशाल स्ट्राइक ग्रुप्स एक साथ तैनात करने की इसकी क्षमता बहुत कुछ कहती है। लेकिन आइए ईमानदार रहें, हाल के वर्षों में इसके क्रांतिकारी नए शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले हैं। हल्के शब्दों में कहे तो लिटोरल कॉम्बैट शिप यानी LCS, कॉन्स्टलेशन क्लास फ्रिगेट्स और ज़ूमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर को अगली पीढ़ी की प्रणालियों के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन ये हाई प्रोफाइल प्रोग्राम्स आखिरकार रद्द कर दिए गए और जितने जहाज बनाने की योजना थी उनमें से सिर्फ कुछ ही बनाए गए। हालांकि ये सब बेकार नहीं गया, कम से कम स्टील्थ और हाईटेक ज़ूमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर के मामले में नेवी की बड़ी गलतियों में से एक को अब नया इस्तेमाल मिल गया है जो बेकार सफेद हाथी को अमेरिकी बेड़े का सबसे घातक युद्धपोत में बदल सकता है और इसे हाइपरसोनिक मिसाइलों का वाहक बना सकता है। अब ये नए मिसाइलें ज़ूमवॉल्ट क्लास को कैसे नई जिंदगी देती हैं और कैसे ये नेवी के तरकश में एक खास नया तीर जोड़ सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, यह कदम नवोन्मेषी है, प्रासंगिक है और बिल्कुल वही है जो ज़रूरत थी। अनुभवी विश्लेषक और पूर्व कांग्रेस स्टाफर ब्रैंडन जे वेचर्ट ने कहा था कि ज़ूमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर की असफलता को 2 शब्दों में पूर्ण आपदा समझा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ज़ूमवॉल्ट क्लास, जिसका नाम एडमिरल इल्मो ज़ूमवॉल्ट के नाम पर रखा गया था, जो 1970 से 1974 तक
नौसेना संचालन प्रमुख रहे, को आने वाले समय में उभरते खतरों का निर्णायक रूप से सामना करने के लिए बनाया गया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध अचानक खत्म हुआ और नौसेना ने अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय की। अब किसी समकक्ष महाशक्ति का सामना करने के बजाय नौसेना को अब सबसे अधिक संभावना है कि बिखरे हुए क्षेत्रीय और तटीय खतरों का सामना करना पड़ेगा, न कि खुले समुद्र ब्लू वाटर के खतरों का। इसलिए जोर ब्लू वाटर एंटी सबमरीन युद्ध से हटकर तटीय और निकटवर्ती क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन पर आ गया। अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक कार्यक्रम को बेड़े के रक्षक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था, जो खुले समुद्र में समकक्ष विरोधियों के खिलाफ जीवित रहने के लिए अनुकूलित था, और इसने यह भूमिका बखूबी निभाई है और आज भी निभा रहा है। नई तटीय खतरों से निपटने के लिए नौसेना को ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो अंदरूनी लक्ष्यों और असममित खतरों जैसे तेज हमला नौकाएं, बारूदी सुरंगें और कम दूरी की एंटी शिप मिसाइलों पर सटीक और भारी हमला कर सके। मूल अवधारणा को DD-21 लैंड अटैक डेस्ट्रॉयर कहा गया था, जो 2000 के दशक की शुरुआत में विकसित होकर DD-X कार्यक्रम बन गया। इसके बाद DD-X से ज़ुमवॉल्ट क्लास डेस्ट्रॉयर शुरू हुआ, जो मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म था जिसमें स्टेल्थ, ऑटोमेशन और हाई एनर्जी पावर सिस्टम्स पर जोर था। फरवरी 2008 में प्रमुख जहाज USS ज़ुमवॉल्ट, जिसे DDG-1000 के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण की शुरुआत के लिए $1.4 बिलियन का प्रारंभिक अनुबंध मंजूर किया गया था। मूल योजना के अनुसार कुल 32 जहाज़ों का निर्माण किया जाना था। आखिरकार 2 और जहाज बनाए गए, USS माइकल मॉन्सूर या DDG-1001 और USS लिंडन बी जॉनसन या DDG-1002। इन तीनों ने सेवा तब शुरू की जब नौसेना ने बाकी 29 जहाज़ों पर रोक लगाए 1 दशक से ज़्यादा हो गया था। अब जब इस जहाज़ को देखते हैं और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं तो समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों हुआ। कई मायनों में यह उतना ही क्रांतिकारी है जितना इसे होना था। मुख्य आवश्यकताओं में से एक थी कम रडार क्रॉस सेक्शन या RCS। अगर आपको समुद्र, हवा और जमीन से आने वाले असंख्य विषम खतरों को दूर करना है, साथ ही जमीनी लक्ष्यों पर हमला करना है, तो आपको जितना संभव हो सके और जितनी देर तक संभव हो सके अदृश्य रहना होगा। ज़ुमवॉल्ट क्लास ये कर दिखाती है, जबकि ये नौसेना के अन्य विध्वंसक या क्रूजर से बड़ी है। इसकी लंबाई 610 फीट है, चौड़ाई 80.7 फीट है, ड्राफ्ट 27.6 फीट है और इसका विस्थापन लगभग 15,656 टन है। तुलना के लिए टाइकोंडरोगा क्लास क्रूजर की लंबाई 567 फीट है, चौड़ाई 55 फीट है, ड्राफ्ट 34 फीट है और इसका विस्थापन लगभग 9,600 टन है। वर्तमान आर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर मॉडल फ्लाइट 3 की लंबाई 509.5 फीट है, चौड़ाई 66 फीट है, ड्राफ्ट 31 फीट है और इसका विस्थापन थोड़ा अधिक 9,700 टन है। जैसा कि दिख रहा है, ज़ुमवॉल्ट की लंबाई चौड़ाई टाइकोंडरोगा और अर्लीबर्ग से ज़्यादा है, पर सामान्य संचालन में इसका ड्राफ्ट दोनों से कम है। ये जानबूझकर किया गया और ये उसके असली मिशन प्रोफाइल के अनुसार है। लेकिन ज़ुमवॉल्ट में एक अनोखी बैलास्ट प्रणाली भी है, जो ईंधन के खपत होने पर जहाज के ड्राफ्ट को लगातार समायोजित करती रहती है, जिससे इसके विशिष्ट टम्बलहोम हल डिज़ाइन के लिए आवश्यक स्थिरता विशेषताओं को बनाए रखने में मदद मिलती है। और जहाज के अनोखे हल की वजह से उसकी पहचान और भी कम होकर एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव के आकार जितनी रह जाती है। ज़ुमवॉल्ट श्रेणी में वेव पियर्सिंग टम्बलहोम हल है, जिसमें पानी की सतह के ऊपर किनारे अंदर झुके होते हैं। यह संरचना रडार तरंगों को स्रोत से दूर मोड़ती है, जिससे पारंपरिक हल्स की तुलना में जहाज की RCS कम होती है और इसका लुक भी भविष्यवादी होता है। ये एक आधुनिक खतरे से निपटता है, लेकिन यह विचार नया नहीं है। ये डिज़ाइन 20वीं सदी की शुरुआत तक युद्धपोतों में काफ़ी आम थी और 20वीं सदी की शुरुआत के बाद प्रमुख युद्धपोत निर्माण से लगभग गायब हो गई थी। इन्वर्टेड बो जहाज को लहरों को काटते हुए आगे बढ़ने देता है, लेकिन स्थिरता की चिंता के कारण ये डिज़ाइन छोड़ दिया गया। इसी कारण ज़ुमवॉल्ट क्लास के वेव पियर्सिंग टम्बलहोम हल के चयन पर नौसेना अधिकारियों में काफ़ी विवाद हुआ। उनका तर्क था कि अगर जहाज के पिछले हिस्से पर लहर टकराती है, जब वो नीचे की ओर झुकता है, तो जैसे ही पिछला हिस्सा पानी से बाहर आता है, वह
पार्श्व स्थिरता खो सकता है और पलट सकता है। 2019 में अलास्का में तैनाती के दौरान वे डर पूरी तरह खत्म हो गए। कमांडिंग ऑफिसर कप्तान एंड्रयू कार्लसन ने अपने केबिन से कार्यकारी अधिकारी को बुलाकर सी स्टेट 6 यानी 13 से 20 फीट ऊंची लहरों के बारे में बताया। कार्यकारी अधिकारी हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि वे अधिकतम सी स्टेट 3 में हैं, यानी 1.6 से 4.1 फीट ऊंची लहरें। ये खास तौर पर प्रभावशाली है, ये देखते हुए कि उस समय जहाज कितनी ताकत से उन विशाल लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब ये कुल 1,04,600 हॉर्स पावर पैदा करता है, जिससे अधिकतम गति 30 नॉट्स हो जाती है। ये सतह पर लड़ने वाले जहाज के लिए बहुत बड़ी ताकत है और वर्तमान में सेवा में मौजूद ज्यादातर विध्वंसकों से काफी ज्यादा है। और पतवार की ये बनावट सिर्फ स्थिरता और गति ही नहीं देती, बल्कि स्टेल्थ क्षमता को भी अधिकतम करती है। ये डेक हाउस तक फैला हुआ है, जिसमें सेंसर, रडार और कमांड स्पेस शामिल हैं। वजन और रडार सिग्नेचर घटाने के लिए कार्बन फाइबर, मजबूत विनाइल एस्टर पैनल और बीम की मिश्रित सामग्री उपयोग हुई। लगभग 900 टन वजनी ये संरचनाएं, जो 155 फीट लंबी और 50 फीट से अधिक ऊंची हैं, अब तक बनाई गई सबसे बड़ी पूरी तरह मिश्रित समुद्री संरचनाएं हैं। डेक हाउस के अंदर और बाहर सक्रिय और निष्क्रिय सेंसरों का एक समूह है, जो वायु, सतह और पानी के नीचे के खतरों की पहचान सहित बहु मिशन संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ये सेंसर स्टैक टोटल शिप कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में जाता है, जो रेथियोन द्वारा विकसित वितरित ओपन आर्किटेक्चर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियार प्रणालियों को एकीकृत कर त्वरित निर्णय और स्वचालित प्रतिक्रिया देता है। जूम वेल्स जितने उन्नत दिखते हैं उतने ही हैं। समस्या यह है कि इतनी सारी तकनीक और नवाचार को एक ही जहाज में समेटने की भारी लागत पड़ती है, और वह लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि शुरू में सोची गई लागत से कहीं ज्यादा है। यही मुख्य कारणों में से एक है कि नौसेना ने इसे बंद करने का फैसला किया। 32 जहाजों के लिए मूल लक्ष्य यूनिट खरीद लागत लगभग 1.4 अरब डॉलर प्रति जहाज थी, लेकिन लागत तेजी से बढ़ी और जून 2010 में नन मैककर्डी संशोधन का उल्लंघन हो गया, जब प्रति यूनिट लागत मूल आधार से 15% से अधिक बढ़ गई। कुछ फीचर्स हटाने और खरीद की संख्या कम करने के बावजूद लागत लगातार बढ़ती रही। उदाहरण के लिए जनरल डायनेमिक्स, जो ज़ूमवॉल्ट क्लास का निर्माण करने वाली कंपनी है, को इन्हें बनाने के लिए एक विशेष सुविधा पर $40 मिलियन खर्च करने पड़े। अप्रैल 2016 तक 3 जहाजों के लिए अंतिम लागत $22.5 बिलियन तक पहुंच गई थी। ये औसतन $7.5 बिलियन प्रति जहाज है। अगर अनुसंधान व विकास खर्च, जो 32 जहाजों के लिए था, सिर्फ 3 पर बांटे तुलना करें तो अर्लेबर्ग फ्लाइट 3 की लागत लगभग 2.2 से $2.5 बिलियन प्रति जहाज है, जो ज़ूमवॉल्ट की लागत का 1/3 से भी कम है। ब्लॉक 5 या 6 वर्जीनिया क्लास परमाणु चालित अटैक पनडुब्बी की लागत 4.3 से $4.8 बिलियन प्रति जहाज है। यह लागत अमेरिका के निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितनी, लेकिन ज़ूमवॉल्ट क्लास से करीब 1/3 कम है। तो क्या आप एक अत्याधुनिक अर्लेबर्ग के साथ एक परमाणु पनडुब्बी लेना चाहेंगे या एक एक्सपेरिमेंटल ज़ूमवॉल्ट? अगर आपने परमाणु पनडुब्बी चुनी तो आप नौसेना और कांग्रेस की सोच के साथ हैं, खासकर क्योंकि ज़ूमवॉल्ट की मुख्य तोप बेकार हो गई थी। ज़ूमवॉल्ट क्लास की एडवांस्ड गन सिस्टम या एजीएस में 2 155 मिलीमीटर 62 कैलिबर की नौसैनिक तोपें थी। समस्या ये थी कि इसे खास तौर पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक प्रोजेक्टाइल या LRAP के लिए डिजाइन किया गया था, जो एक सटीक निर्देशित गोला बारूद था और 83 नॉटिकल मील की दूरी पर तटीय बमबारी के लिए बनाया गया था। जहाज प्रति गन 335 राउंड या कुल 670 राउंड ले जा सकता था, लेकिन 320 राउंड के लिए एक अतिरिक्त भंडारण कक्ष के साथ यह कुल 990 राउंड ले जा सकता था। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब एक राउंड की कीमत 8 से 10 लाख डॉलर हो गई तो यह अच्छा सौदा नहीं रहा। गोले के विकास को अंततः रद्द कर दिया गया क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालात तब और बिगड़ गए जब इस तोप की स्लो ट्विस्ट राइफलिंग और ऑटो लोडर मानक 155 मिमी गोला बारूद के अनुकूल नहीं थे। तो जब वैकल्पिक गोला बारूद नहीं था,
विध्वंसक जहाज मुख्य आक्रामक हथियार के बिना चल रहे थे, लेकिन पूरी तरह बिना हथियार के नहीं थे। ज़ुमवाल्ट में MK-57 पेरिफेरल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम या PVLS भी लगा हुआ था। इस सिस्टम में जहाज के चारों ओर लगे 80 VLS सेल स्पॉट्स हैं, जिनमें पतली स्टील की बाहरी और मोटी भीतरी परत होती है। ये डिजाइन किसी भी विस्फोट की ताकत को जहाज के अंदर की बजाय बाहर की ओर मोड़ देता है और किसी भी संभावित मिसाइल क्षमता की हानि को केवल प्रभावित पॉड तक ही सीमित कर देता है। ये टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइलों, स्थानीय वायु रक्षा के लिए स्टैंडर्ड मिसाइल SM-2MR, हवाई और समुद्री खतरों से निपटने के लिए इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइलों और पनडुब्बी खतरों के लिए वर्टिकल लॉन्च एंटी सबमरीन रॉकेट्स को तैनात करने के लिए डिजाइन की गई है। 2 MK-46 30 मिलीमीटर गन सिस्टम छोटे सतही खतरों के खिलाफ नजदीकी रक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन युद्धपोत पर अगर आक्रमण क्षमता नहीं है तो मजबूत रक्षा किस काम की? अब अगर आप सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर दैनिक समाचार अपडेट और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। द मिलिट्री शो पर आपको YouTube पर सबसे विस्तृत, सटीक और सूचनाप्रद सैन्य सामग्री मिलेगी। अब नौसेना ने आक्रमण की समस्या का शानदार समाधान ढूंढ लिया है और अनुपयोगी AGS इंस्टॉलेशंस हटा दिए हैं। अब उनकी जगह 4 एडवांस्ड पेलोड मॉड्यूल ट्यूब्स है, जिनकी हर 87 इंच की ट्यूब में 3 मिसाइलें रखी जा सकती हैं और ये साधारण मिसाइलें नहीं हैं। ज़ुमवाल्ट क्लास के जहाज़ों को फिर से तैयार किया जा रहा है ताकि वे कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक या CPS सिस्टम का इस्तेमाल कर सके, जो एक हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड हथियार है और 700 मील से भी ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। यह नई गैर परमाणु अल्ट्रा फास्ट स्ट्राइक क्षमता है जो आधुनिक रक्षा प्रणालियों को भेद कर तुरंत उभरते खतरों का जवाब देती है। CPS लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित नई हाइपरसोनिक मिसाइल परिवार में शामिल है। नेवी के लिए CPS, आर्मी के लिए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन या LRHW और एयरफोर्स के लिए एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन या एरोडब्ल्यू, जो एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। नेवी का CPS और आर्मी का LRHW एक ही हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी साझा करते हैं, जिससे लागत कम होती है, विकास तेज होता है और अपग्रेड आसान होता है। CPS प्रणाली में पहले रॉकेट बूस्ट, फिर ग्लाइड चरण में एरोडायनामिक बलों का उपयोग होता है। यह डिजाइन तेज, लंबी दूरी तक और अधिक गतिशील हमलों की अनुमति देता है, साथ ही दुश्मन की रक्षा प्रणालियों के खिलाफ बेहतर जीवित रहने की क्षमता भी प्रदान करता है। मई 2025 में नौसेना ने बताया कि उसने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर कोल्ड गैस लॉन्च तकनीक से सफल एंड टू एंड ग्राउंड बेस्ड फ्लाइट टेस्ट किया। दूसरे शब्दों में, मिसाइल के साइलो से बाहर निकलने पर ही रॉकेट मोटर प्रज्वलित होती है। यह अहम उपलब्धि है। जैसा वाइस एडमिरल जॉनी आर वुल्फ जूनियर बताते हैं, कोल्ड गैस तकनीक मिसाइल को प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने और पहले चरण के प्रज्वलन से पहले जहाज से सुरक्षित दूरी बनाने में मदद करती है। अब ज़ुमवाल्ट क्लास में 12 मिसाइलें होंगी, जिससे खेल बदल जाएगा। ये ज़ुमवाल्ट क्लास को अप्रभावी तटीय समर्थन जहाज से प्रमुख स्टिल्थी लंबी दूरी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदलता है, जो संभावित पैसिफिक थिएटर संघर्षों के लिए अहम है। हाइपरसोनिक हथियार उड़ान के दौरान 1 मील प्रति सेकंड से भी ज़्यादा रफ्तार पर पेतरेबाजी कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों की तुलना में इनका पता लगाना और इन्हें रोकना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसका मतलब है अब कमांडर 700 मील दूर तक हमला कर सकते हैं, जो दुश्मन की वायु रक्षा से बाहर है। यह इतना अहम क्यों है? जेरी हेंड्रिक्स, जो रिटायर्ड नेवी कैप्टन, पूर्व पेंटागन स्टाफ सदस्य और सागामोर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो है, के अनुसार ये जहाज बेड़े की फायरिंग रेंज से दूर रहकर भी सटीक निशाना लगा सकेंगे। और भी बेहतर बात यह है कि अपनी कम RCS रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से ये जहाज उन इलाकों में भी आसानी से काम कर सकेंगे जहां दुश्मन क्षेत्र प्रतिबंध रणनीतियां अपना रहे हैं, जो अन्य प्लेटफॉर्मों को दूर रख सकती है। संक्षेप में, दुश्मन की प्रतिक्रिया का समय घट जाएगा। टॉमहॉक मिसाइल को 500 मील दूर पहुंचने में करीब 1 घंटा लगता है। CPS 10 मिनट में उसी लक्ष्य को भेद देगा और गुआम से ताइवान
जलडमरू मध्य तक 30 मिनट में पहुंच सकता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता कितनी होगी यह अभी साफ नहीं है। इस सिस्टम में डार्क ईगल ग्राउंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की वॉरहेड कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी CHGB का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट है कि डार्क ईगल वॉरहेड का वजन 13.6 किलोग्राम से कम है, जबकि कई यूक्रेनी $500 के FPV ड्रोन इससे ज्यादा भार ले जाते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य विनाशकारी शक्ति हाइपरसोनिक वाहन के गतिज प्रभाव से आती है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार यह मिसाइल पार्किंग लॉट जितने क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। संभवतः वॉरहेड का वजन बताता है कि यह मूलतः एक विस्फोटक चार्ज है, जिसे प्रहारक तत्वों को फैलाने के लिए इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे एक तय क्षेत्र में फैले लक्ष्यों को भेज सकें। ज़ूमवाल्ट्स को हवाई जैसे स्थानों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के अग्रिम अड्डों के रूप में समान क्षमता वाली पनडुब्बियों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉक V वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां अगली है, जिनमें वर्जीनिया पेलोड मॉड्यूल के 4 अतिरिक्त मिसाइल साइलों से मिसाइल भंडारण संभव होगा। इस नए मिशन प्रोफाइल के साथ एक और महत्वपूर्ण अपग्रेड पर काम चल रहा है, जो है ईंधन सहन शक्ति और रेंज में सुधार। चीन के बढ़ते प्रभाव और शक्तिशाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के चलते 3 ज़ूमवाल्ट क्लास विध्वंसकों को रणनीतिक लक्ष्यों पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के लिए नई भूमिका के लिए फिर से तैयार किया गया है। ज़ूमवाल्ट की संचालन सीमा और थिएटर में ज्यादा समय टिके रहने की क्षमता इस मिशन को और मजबूत बनाती है। संशोधनों के तहत जहाज के बैलास्ट टैंक अब बड़े ईंधन तेल भंडारण के लिए बदले गए हैं, और संशोधनों का उद्देश्य यह भी है कि बड़े हुए भंडारण के हिसाब से फिर से ईंधन भरते समय ज़ूमवाल्ट क्लास जहाज और अधिक ईंधन ले सके। इसका अर्थ है कि नौसेना के पहले हाइपरसोनिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म समुद्र में ज्यादा समय तैनात रहेंगे, जो इंडो पैसिफिक में विरोधियों के खिलाफ रोकथाम मिशनों के लिए जरूरी है। तो यह समझना आसान है कि नौसेना ने ज़ूमवाल्ट को हाइपरसोनिक हथियारों के साथ फिर से सक्रिय करने का फैसला क्यों किया है, और यह भी देखना आसान है कि जहाज की नई भूमिका अमेरिका की बदलती रणनीति खासकर इंडो पैसिफिक में कैसे पूरी तरह फिट बैठती है। लेकिन क्या 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें वाकई में इतने उत्साह के लायक है, या फिर ये सब और भी अरबों डॉलर डूबती लागत की भ्रांति में ही चला जाएगा? खैर, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। सौभाग्य से हमें प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि USS ज़ूमवाल्ट 2026 में बाद के हिस्से फिर से सेवा में आएगा। 3 साल ड्राई डॉक में रहने के बाद इसे इस साल समुद्री परीक्षणों के लिए भेजा गया। अन्य ज़ूमवाल्ट क्लास विध्वंसक भी जल्द इसी स्तर तक अपग्रेड होंगे। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीसरी ज़ूमवाल्ट क्लास जहाज USS लिंडन B जॉनसन पर काम शुरू हो चुका है। आगे की तोप माउंट हटाने और अन्य उपकरण निकालने का काम पहले ही हो चुका है, और जहाज के 2027 में निर्धारित रखरखाव के लिए इसी क्लास के दूसरे जहाज USS माइकल मोंसूर के ड्राई डॉक में जाने तक सेवा में लौटने का कार्यक्रम है। जल्दी ही देखेंगे कि हाइपरसोनिक्स समुद्र में क्या फर्क लाते हैं। सिर्फ सिद्धांत में नहीं, हम देख पाएंगे कि ज़ूमवाल्ट क्लास की दूसरी बड़ी खामी ड्राई डॉक में दूर हुई है या नहीं। लगातार विश्वसनीयता की समस्याएं। एक हद तक यह उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इसमें अभी तक परखी न गई तकनीकों का व्यापक रूप से एकीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए, एकीकृत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और व्यापक ऑटोमेशन के कारण अक्सर उपकरणों में खराबी आई है। दिसंबर 2017 में प्रारंभिक समुद्री परीक्षणों के दौरान USS मोंसूर को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में समुद्री पानी घुसने से प्रोपल्शन में दिक्कत आई, जिससे परीक्षण कम हुए और डिलीवरी में देरी हुई। एक और प्रमुख उदाहरण में 2016 में पनामा नहर से गुजरते समय प्रोपल्शन में खराबी आ गई थी। इस घटना ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टिल्थ कंपोजिट मटेरियल्स की कमजोरियां उजागर की, जिससे रखरखाव बढ़ा और संचालन उपलब्धता घटी। इन शुरुआती समस्याओं को नए सिस्टम्स पर अत्यधिक निर्भरता ने और बढ़ा दिया, क्योंकि समुद्र में पर्याप्त परीक्षण नहीं किया गया था। कोई शक नहीं, CPS सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ और भी शुरुआती समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये विकास में है। इससे पहले से ही बेतहाशा बढ़ चुके बिल में और अरबों जुड़ेंगे। CPS सस्ता नहीं होने वाला है। इसी वजह से जहां कई लोगों ने ज़ूमवाल्ट की नई भूमिका का स्वागत किया है, वहीं कई अन्य लोग ये सवाल उठाते हैं कि ज़ूमवाल्ट को
नए तरीके से इस्तेमाल करने की ये कोशिश खर्च और संसाधनों के लायक है भी या नहीं। भले ही सब कुछ सुचारू रूप से चले और नया ज़ुमवॉल्ट अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक जहाज बन जाए, फिर भी सिर्फ 3 ही हैं और आगे भी इतने ही रहेंगे। 3 जहाज़ों का नौसेना पर कितना असर होगा, खासकर जब उनकी तुलना बड़े अर्लेबर्ग क्लास विध्वंसक और भविष्य के युद्धपोतों से हो। कुछ अनुमानों के मुताबिक यदि हाइपरसोनिक अपग्रेड की लागत अनुमानित सीमा में रहे, जो ज़ुमवॉल्ट के इतिहास को देखते हुए अपने आप में बड़ा सवाल है, तो ज़ुमवॉल्ट क्लास के हर जहाज की लागत में सीपीएस एकीकरण से लगभग $452 मिलियन और जुड़ सकते हैं। तीनों पर मिलाकर ये करीब $1.5 बिलियन है, जो शायद कहीं और ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि विशाल कैरियर और डेस्ट्रॉयर जहाज़ों का युग खत्म हो गया है। अब बिना चालक दल वाले नौसैनिक जहाज़ों का समय है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट को पश्चिमी ब्लैक सी से हवाई और नौसैनिक ड्रोन की मदद से बाहर किया। इस दौरान अमेरिका को पर्शियन गल्फ, अदन की खाड़ी और रेड सी में ऑपरेशन करते हुए ईरानी और हुती ड्रोन व एंटी शिप मिसाइलों का सीधा सामना करना पड़ा है। उस $1.5 बिलियन में नौसेना लगभग 5 मिसाइलों से लैस बड़े मानव रहित सतही पोत या LUSVs खरीद सकती थी, या वह करीब 25 मध्यम बहुउद्देशीय सतही ड्रोन या 12 लंबी दूरी की स्वायत्त पनडुब्बियां खरीद सकती थी। हाइब्रिड फ्लीट दृष्टिकोण एकल महंगे मानवयुक्त प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक संख्या, वितरित सेंसिंग और मानव जीवन के लिए कम जोखिम देगा। ये एक ऐसा जहाज है जो माना जाता है कि अस्तित्व में ही नहीं है। रूसी शैडो फ्लीट में से एक, जिसने पुतिन के युद्ध को जिंदा रखा है, अवैध तेल को पूरी दुनिया में पहुंचाकर। लेकिन इसे पकड़ लिया गया। शैडो जहाज पूरी तरह असली था और यूके ने इसे ढूंढ निकाला। जहाज दिखते ही सब कुछ खत्म हो गया। यूके ने पूरा जेम्स बॉन्ड मोड अपना लिया, क्योंकि उसने रॉयल मरीन को न सिर्फ रूस के संदिग्ध जहाज को रोकने के लिए भेजा, बल्कि उस पर चढ़कर यह उजागर करने के लिए भी भेजा कि पुतिन अपनी जंग जारी रखने के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर 14 जून को आई। रॉयल मरीन कमांडो ने सुबह इंग्लिश चैनल में एक रूसी शैडो फ्लीट टैंकर पर चढ़ाई की। उन मरीन कमांडो के साथ यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA के अधिकारी भी थे और उन्हें रॉयल एयरफोर्स का समर्थन मिला। BBC के मुताबिक यूके द्वारा रूसी शैडो फ्लीट के खिलाफ ये 6 घंटे का अपनी तरह का पहला ऑपरेशन था। ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से यूके को इस तरह की कार्रवाई शुरू करने में इतना समय लगा, क्योंकि कानूनी अड़चनें दूर करनी थी। लेकिन फिलहाल ध्यान रूस के जहाज पर ही रहेगा। इसे स्मिर्नॉफ कहते हैं और ये उन पुराने ऑयल टैंकरों में से है जिनका पुतिन रूस का तेल गैस दुनिया में भेजने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ताकि वे प्रतिबंधों से बच सकें। अल जजीरा इस जहाज की जानकारी देता है। ये बताता है कि स्मिर्नॉफ कैमरून के झंडे तले चल रहा था, जो शैडो फ्लीट की आम रणनीति है। रूसी झंडा किसी जहाज को सीधा निशाना बना देता है। रूस झूठे तरीके से अन्य देशों के झंडे इस्तेमाल करता है ताकि उसके संदिग्ध जहाज निगरानी से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। स्मेराटोस को जहां जाना था वो जगह मिस्र का पोर्ट सईद लगता है। जहाज 5 जून को रूस के बाल्टिक बंदरगाह उस्त-लुगा से रवाना हुआ था, जिसमें करीब 7 लाख बैरल तेल था। वो सचमुच धातु के भीतर भरा हुआ बहुत सारा तरल सोना है। मई में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्च फेलो ल्यूक कूपर ने कहा था कि ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य के ब्लॉक होने से दाम बढ़ने पर रूस को प्रति बैरल लगभग $59 मिल रहे थे। पहले ये $40 था। उस आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्मेराटोस जहाज में $41 मिलियन से थोड़ा ज्यादा का तेल था, जो सारी कमाई रूस वापस लाने के लिए थी, ताकि क्रेमलिन उस पर टैक्स लगा सके और अपने हिस्से का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध को फंड करने के लिए कर सके। अब वो तेल और रूस को मिलने वाला पैसा कहीं नहीं जा रहा है। स्मेराटोस की मालिकाना संरचना उसकी शैडो फ्लीट में भूमिका को और स्पष्ट करती है। अल जजीरा के मुताबिक ये जहाज हांगकांग की झाओ याओ शिपिंग लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है, जिसके कई अन्य शैडो फ्लीट जहाजों पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। उस कंपनी की निगरानी तमिलनाडु स्थित एक प्रबंधन कंपनी करती है, जिससे स्पष्ट है कि रूस कई स्तरों की मालिकाना संरचना बनाकर शैडो फ्लीट जहाजों के अपने स्वामित्व को छुपाता है। 14 जून को इन सारी चालाकियों का कोई खास असर नहीं पड़ा। यूके के रॉयल मरीन कमांडोज ने रूस को दिखा दिया कि जब उसका कोई संदिग्ध जहाज इंग्लिश चैनल में पहुंचता है तो उसकी कोई भी चाल काम नहीं करती।
ऑपरेशन की जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट्स और यूके के जारी वीडियो से मिलती है, जिसमें पुतिन को संदेश जाता है कि उनकी शैडो फ्लीट के क्रू सेना को रोक नहीं सकते जो जहाज पर चढ़ने को तैयार है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूके रक्षा मंत्रालय के अनुसार 14 जून की सुबह से पहले रॉयल मरीन कमांडोज ने चिनूक हेलीकॉप्टरों से रस्सियों के सहारे स्मेराटोस पर छापा मारा। कुछ अज्ञात सैन्य विमान, एक रॉयल नेवी फ्रिगेट और माइन हंटिंग पोत समर्थन में थे। माइन हंटिंग पोत शायद एहतियातन भेजा गया था। रूस के संदिग्ध जहाज के साथ चल रहे युद्धपोतों ने, जब उन्हें लगा कि उसकी जब्ती तय है, उसके चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछाने का फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के वीडियो अल जजीरा के दावे साबित करते हैं। 44 सेकंड की क्लिप में मरीन हेलीकॉप्टर से रूसी जहाज पर उतरते हैं और फिर कमांडो जहाज की चरणबद्ध तलाशी लेते हैं। कैबिनों की तलाशी में दस्तावेज मिलते हैं। फुटेज से दिखता है कि मरीन को स्मेराटस के क्रू से ज्यादा विरोध नहीं मिला, जो कि उम्मीद के मुताबिक था, क्योंकि जहाज ऑयल टैंकर है, युद्धपोत नहीं। रूस अपने शैडो फ्लीट टैंकरों पर सैनिक तैनात कर सकता था, इसलिए रॉयल मरीन को गोलीबारी की आशंका के लिए तैयार रहना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन के अंत में यूके ने बताया कि एनसीए ने एक भारतीय नागरिक को प्रतिबंध से जुड़े अपराध के शक में हिरासत में लिया। बाकी 24 सदस्यीय क्रू में से अधिकांश जॉर्जिया और भारत से प्रतीत होते थे और यूके के अनुसार सभी जांच में सहायता करते हुए जहाज पर ही बने रहे। यह कहने का तरीका है कि जब मरीन और एनसीए अधिकारी पूछताछ करते हैं कि वे रूसी शैडो फ्लीट के जहाज पर क्यों काम कर रहे हैं, तो वे डर से अपनी पैंट में दाग देते हैं। यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने तुरंत इस ऑपरेशन में दिखाई गई बहादुरी की ओर इशारा किया। साथ ही ये भी बताया कि यूके के लिए अब शैडो फ्लीट के जहाजों पर छापा मारना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कीर स्टारमर बोले, ये सफल ऑपरेशन रूस को झटका देता है और यूक्रेन में पुतिन के युद्ध समर्थकों को याद दिलाता है कि हम उन्हें छिपने नहीं देंगे। सर कीर स्टारमर के लिए यह छापा इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकता था, क्योंकि वे इस खुलासे से उबर रहे हैं कि उनके रक्षा सचिव जॉन हीली ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि यूके अपनी राष्ट्रीय रक्षा पर बहुत कम खर्च कर रहा है। जहां तक रूस की प्रतिक्रिया की बात है, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस ये मानने को तैयार नहीं कि यूके ने उसे दुनिया के सामने अपमानित किया, और वो उस शैडो फ्लीट जहाज पर ध्यान भी नहीं चाहता जिसका अस्तित्व नहीं माना जाता। अब पुतिन देख रहा है कि यूके अपनी इस जब्ती का प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो देखकर वो भीतर ही भीतर जलता है और समझता है कि यूके शैडो फ्लीट के मामले में अब मजाक नहीं कर रहा। प्रतिबंध उतने प्रभावी नहीं हो रहे थे। अब रॉयल मरीन वही कर रहे हैं जो उन प्रतिबंधों से नहीं हो पाया। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन यूके के छापे के बाद रूस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कोई शब्द बोले गए, कोई आदेश नहीं दिए गए जिन्हें रूस के बाहर किसी ने सुना हो। इंग्लिश चैनल में कुछ हुआ जिससे यूके को पता चला कि पुतिन ने 14 जून का संदेश स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिया। शैडो फ्लीट के जहाज तितर-बितर हो गए और जितनी तेजी से संभव था चैनल से दूर चले गए। 14 जून की रिपोर्ट में मरीन के छापे पर आई पेपर ने बताया कि स्मेराटोस पकड़ने के बाद 6 शैडो फ्लीट टैंकर तुरंत इंग्लिश चैनल से निकल गए और वहां रुकने का इरादा नहीं था। लगातार यू टर्न के चलते रूस की शैडो फ्लीट के 6 जहाज सिर्फ 77 मिनट में उस जलमार्ग से निकल गए जिसे यूके ने हाल ही में बेहद खतरनाक बना दिया था। 6 में से 3 जहाज रूस और स्कैंडिनेविया की दिशा में मुड़ गए, जिससे लगता है कि ये बाल्टिक बंदरगाहों से तेल लेकर लौट रहे थे और यूके के मरीन उन्हें ढूंढकर पकड़ लें उससे पहले घर की ओर भाग रहे थे। बाकी 3 जहाजों ने एक अलग रास्ता चुना, इंग्लिश चैनल से हटकर आयरलैंड की ओर मुड़ गए, शायद ये सोचकर कि इंग्लैंड चैनल को चकमा देने की कोशिश में यूके के पास उन्हें रोकने के लिए समय या संसाधन नहीं होंगे। अगर आप स्मेराटोस पर हुए छापे के जवाब में रूस की प्रतिक्रिया ढूंढ रहे हैं, तो इन जहाजों ने वही जवाब दे दिया है। यूके से जितना दूर जा सकते हो जाओ। दियाई पेपर के अनुसार हमें इन 6 भागते जहाजों की कुछ और जानकारी मिली है। माइनी और खजार रूस से मिस्र के बंदरगाहों की ओर स्मेराटोस की तरह जा रहे थे। एक और जहाज जिसका नाम सोना था सूडान से रवाना हो रहा था, लेकिन वो भी मिस्र की दिशा में ही जा रहा था। पाथे का दावा है कि वो चेन्नई जा रहा था, लेकिन अब आयरलैंड मुड़ने के बाद क्रोएशियाई मरीना की ओर बढ़ रहा है। अंत में लायन 1 और सी वाइकिंग ने अभी गंतव्य घोषित नहीं किया है। इन जहाजों को मेजर जनरल बस्टर हॉव्स, रॉयल मरीन्स के पूर्व कमांडेंट जनरल, का स्पष्ट संदेश मिल चुका है। पुतिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर करते हैं, थोड़ा लेते हैं और बहुत पा लेते हैं। मुझे लगता है जहां भी हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं देनी चाहिए, हॉव्स ने स्मेराटोस छापे के बाद कहा। उन्होंने आगे कहा, यह सही काम है, हमें अपने जल क्षेत्र की निगरानी करनी चाहिए, हमें दिखाना चाहिए कि हमारे जल क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण है। पुतिन मानते हैं कि अपने जहाज छुपाकर वो दूसरे देशों के जल क्षेत्र पर काबू पा सकते हैं।
यूके ने उनसे नियंत्रण वापस ले लिया, जिससे पुतिन को पता चला कि अब इंग्लिश चैनल उनके लिए बंद है। लेकिन सवाल है कि यूके ने यूक्रेन पर रूसी हमले के 4 साल बाद 14 जून को पहली बार शैडो फ्लीट के जहाज को जब्त करने में इतना वक्त क्यों लिया। इसके पीछे एक अच्छा कारण है, लेकिन उससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। यूके को शैडो फ्लीट द्वारा इंग्लिश चैनल के इस्तेमाल की समस्या रही है। 12 मई की रिपोर्ट में बीबीसी वेरीफाई ने यूके द्वारा प्रतिबंधित 184 संदिग्ध जहाजों की पहचान की। इन जहाजों ने 7 हफ्तों में यूके के जल क्षेत्र में 238 यात्राएं की हैं। स्टारमर ने मार्च में रूस को चेतावनी दी थी कि यूके को इन जहाजों को रोकने और चढ़ने का अधिकार दिया है। रूस ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और जून मध्य तक वो सही साबित हुआ। शैडो फ्लीट के सैकड़ों जहाज यूके के जल क्षेत्र से गुजर रहे थे और उन्हें रोका नहीं जा रहा था। फिर कुछ बदल गया। ये बदलाव स्टारमर की चेतावनी से शुरू हुआ था। यूके के प्रधानमंत्री सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे। अल जजीरा के अनुसार मार्च में स्टारमर ने यूके अधिकारियों को यूके के जल क्षेत्र में प्रतिबंधित जहाजों को रोकने, उन पर चढ़ने और हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। कानूनी ढांचा बना, पर 11 हफ्ते तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जब तक 14 जून को रॉयल मरीन ने शैडो फ्लीट के जहाज पर धावा नहीं बोला। अल जजीरा ने कहा सिर्फ कानूनी ढांचा पर्याप्त नहीं था। यूके को अन्य कानूनी मुद्दे सुलझाने और जब्त जहाजों को रखने की बढ़ती लागत से निपटने का तरीका तय करना था, खासकर अगर वो अपनी जल सीमा से गुजरते हर शैडो फ्लीट जहाज से निपटे। 14 जून की कार्रवाई दिखाती है कि यूके ने सभी दिक्कतें सुलझा ली हैं। हमें नहीं पता आगे चलकर इस तरह की जब्तियां कितनी नियमित होंगी, लेकिन यूके ने जो मिसाल कायम की है उसे अब नकारा नहीं जा सकता। ये रूस के लिए बहुत बुरी खबर है। इसका मतलब है कि यूके आखिरकार प्रतिबंध लगाने से आगे बढ़कर अब जब्त करने तक पहुंच गया है। इसका मतलब शैडो फ्लीट और रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य के लिए क्या है। अभी जो हमने देखा है वो ये है कि यूके ने उस पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ दिया है जिसे वो पिछले 4 सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अब तक यूके का मुख्य हथियार शैडो फ्लीट को रोकने के लिए लगाए गए सैकड़ों प्रतिबंध थे। रॉयल नेवी की वेबसाइट इस बात को उजागर करती है, जिसमें बताया गया है कि यूके ने 500 से ज्यादा संदिग्ध रूसी जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं और ये प्रतिबंध अन्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के साथ मिलकर 2025 में रूसी तेल और गैस की आय में 24% की गिरावट का कारण बने। हमने 2026 की पहली तिमाही में भी इसी तरह की गिरावट देखी, जब रूस की तेल और गैस से होने वाली आय में और 45.4% की कमी आई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से बढ़ी कीमतों ने रूस को आंशिक रूप से नुकसान की भरपाई करने दी। फिर भी प्रतिबंध लगभग उतना ही असर दिखा रहे थे जितनी उनसे उम्मीद की जा सकती थी। रूसी जहाज जब्त करने में यूनाइटेड किंगडम निष्क्रिय नहीं था, पर वो ये काम सीधे नहीं कर रहा था। बीबीसी ने 1 जून को रिपोर्ट किया था कि फ्रांस ने अटलांटिक समुद्र में टैगोर नामक शैडो फ्लीट जहाज जब्त किया। हालांकि इस जब्ती का श्रेय सही तौर पर फ्रांस को जाता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने समर्थन दिया था, जिसमें उसने HMS समरसेट पर पहले से मौजूद एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके फ्रांस के लिए रूसी जहाज का पता लगाने और निगरानी करने में मदद की थी। संभवतः ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक सीख थी। 2 हफ्ते बाद उसने खुद भी ऐसी ही जब्ती की। यूनाइटेड किंगडम ने 14 जून को स्मेराटोस की जब्ती के बाद 16 जून को यह घोषणा की कि उसने शैडो फ्लीट के खिलाफ नए प्रतिबंधों का एक समूह लागू किया है। उस सूची में 20 से अधिक जहाजों को जोड़ा गया है, जिससे रूस को यह संदेश गया है कि यूनाइटेड किंगडम अब उसकी संदिग्ध जहाजों पर पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। रूस के बेड़े का समर्थन करने वाली शिपिंग सेवाओं और बीमा कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम G7 का पहला देश है जिसने रूस की आर्कटिक लिक्विफाइड नेचुरल गैस 2 परियोजना से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगाया। ये परियोजना इस गैस के लाखों टन निर्यात करती है और यूके सरकार इसे पुतिन के लिए गंदे राजस्व का एक और स्रोत मानती है। इस सब का मतलब शैडो फ्लीट के लिए ये है कि अब से वे यूके के जल क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से यात्रा नहीं कर पाएंगे। रॉयल नेवी के अनुसार शैडो फ्लीट 700 जहाजों से रूस के प्रतिबंधित तेल का 75% परिवहन कर पुतिन और उसकी जंग के लिए जीवन रेखा बनी है। 14 जून की जब्ती पुतिन के लिए समय पर झटका है। ये तथ्य भी है कि ये हीली के प्रस्थान के तुरंत बाद आया है, जिसका मतलब है कि हम इसे स्टारमर द्वारा यूके के लोगों को दिया गया एक संदेश मान सकते हैं, जिससे वे जान सकें कि वह रूसी खतरे को वाकई गंभीरता से लेते हैं। यह कदम G7 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भी आया, जिसके दौरान समूह ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए उठाए जा सकने वाले अन्य कदमों पर चर्चा की। अब यूके दिखा सकता है कि उसने इंग्लिश चैनल में क्या किया और फ्रांस की मदद कैसे की, और कह सकता है कि हम यूक्रेन की भी ऐसे ही मदद कर रहे हैं, शैडो फ्लीट पर दबाव बना रहे हैं, और यही दबाव आखिरकार असर दिखाएगा।
क्यों? यूके की जब्ती और आगे की जब्तियों के संकेत ऐसे समय आए हैं जब पुतिन के लिए आक्रमण को फंड करना पहले से ज्यादा मुश्किल है। जब हम कहते हैं कि शैडो फ्लीट रूस की मौजूदा आर्थिक संरचना का एक अहम हिस्सा है, तो हम कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहे हैं। द गार्जियन के अनुसार ये फ्लीट हर साल रूस के लिए अनुमानित 87 से 100 अरब डॉलर की वार्षिक आय पैदा करती है, और ये सारी रकम टैक्स के जरिए पुतिन के युद्ध कोष में अरबों डॉलर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि शैडो फ्लीट ही वो मुख्य आय का स्रोत है जो इस समय रूस को जिंदा रखे हुए है। यूनाइटेड किंगडम ने शैडो फ्लीट के जहाजों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। रूस के लिए इससे बुरा समय नहीं हो सकता था। पुतिन की युद्धकालीन खर्च और नीतियों से देश पहले ही विनाशकारी मंदी के कगार पर है। जैकोबिन रिपोर्ट करता है कि 2026 के पहले 4 महीनों में रूस का संघीय बजट घाटा देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 2.5% तक पहुंच गया, और इन 4 महीनों में 2025 के पूरे घाटे से ज्यादा हो गया है। रूस की जीडीपी में 2026 की पहली तिमाही में 3 साल बाद गिरावट आई, फिर भी पुतिन युद्ध पर खर्च जारी रख रहे हैं। यूरो मैदान प्रेस के मुताबिक 2026 की शुरुआत में रूस का 46% बजट युद्ध में खर्च हुआ, जबकि आमदनी कम हो रही थी। अब शैडो फ्लीट के जहाज जब्त हो रहे हैं। पहले से दबाव में रूस अब आर्थिक बर्बादी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, खासकर अगर जब्ती आम हो गई तो। युद्ध में धन की कमी पुतिन की यूक्रेन योजनाओं को तहस नहस कर देगी। रूस पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो सैनिकों को रिकॉर्ड तोड़ $80,000 के साइनिंग बोनस के साथ साथ 6 अंकों का कर्ज माफी और भारी वेतन दे रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इसके बावजूद 2026 की पहली तिमाही में रूसी भर्ती 2025 की उसी अवधि की तुलना में 20% कम रही है। रूस का युद्ध प्रयास इस पर निर्भर है कि वो स्वयं सेवकों को आकर्षित करने के लिए काफी पैसा खर्च कर सके। अगर शैडो फ्लीट की आय बंद हो गई तो ये तरीका नहीं चलेगा। यहाँ तक कि अल्पकालिक झटके, जैसे कि अभी अभी यूनाइटेड किंगडम ने दिया है, भी नुकसानदायक हैं। ये जोखिम पैदा करते हैं जिससे देरी होती है, क्योंकि जहाज या तो निकलते ही नहीं या वैकल्पिक रास्ते ढूंढते हैं, और इन सब का असर रूसी सेना के नकदी प्रवाह पर पड़ता है। रूस की सैन्य भर्ती की लागत अकेले अब देश के संघीय बजट का अनुमानित 9.5% है, और ये अब और भी स्पष्ट हो रहा है कि क्रेमलिन को बढ़ते भर्ती संकट से निपटने के लिए अभी जो रिकॉर्ड तोड़ रकम दी जा रही है उससे भी ज्यादा देना पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम ने सिर्फ शैडो फ्लीट पर हमला नहीं किया, ये रूसी युद्ध मशीन के दिल में घोंपा गया खंजर है। रूस की जीत के लिए पैसे खर्च करने की योजना को प्रतिबंधों और जब्तियों के मेल से खतरा हो रहा है, और यूनाइटेड किंगडम ने वर्षों तक पहले वाले में नेतृत्व करने के बाद अब आधिकारिक तौर पर दूसरे वाले खेल में भी अपनी भागीदारी दर्ज करा दी है। क्या रूस के संदिग्ध बेड़े को रोकने के लिए और भी कदम उठाए जा सकते हैं? जरूर। 4 जून के लेख में यूनाइटेड 24 मीडिया ने कहा कि शैडो फ्लीट के ज्यादातर पकड़े गए जहाज जांच के बाद छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय कानून स्थायी जब्ती की अनुमति नहीं देते। अगला कदम रूस के पकड़े जहाजों को स्थायी रूप से पानी से बाहर करने का नया कानून हो सकता है। फिर आज जो कदम पुतिन को चिंता में डाल रहे हैं, वे कल रूस के युद्ध को पंगु बना देने वाले अभियान में बदल सकते हैं। फिलहाल रॉयल मरीन का शैडो फ्लीट के जहाज पर धावा बोलना मजबूत संदेश है। यूके रूस के संदिग्ध जहाजों का पीछा कर रहा है, जिससे उसके आसपास के पानी पहले से कम सुरक्षित हैं। फ्रांस पहले ही रूस को वो संदेश दे चुका है। हमने इस वीडियो में टारगोर की जब्ती का जिक्र किया था, और आप जान सकते हैं कि फ्रांस ने क्या किया, यूके ने कैसे मदद की, और इस जब्ती का क्या मतलब है। कैसे? हमारा वीडियो देखें, जिसमें बताया गया है कि फ्रांस ने पश्चिमी देशों के शैडो फ्लीट से निपटने के तरीके में एक नए दौर का संकेत दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप पश्चिमी शक्तियों द्वारा पुतिन और उनकी युद्ध मशीनरी को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाए गए ताज़ा कदमों का हमारा विश्लेषण देख सकें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।